5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का आगाज आज से हो गया है और अब से अगले 8 महीने तक यानी अप्रैल मई 2024 तक पूरे देश में चुनावी माहौल ही रहेगा। और ऐसा अनुमान हम नहीं लगा रहे हैं बल्कि आप तमाम लोग जानते हैं कि अप्रैल मई और जून 3 महीना 2024 का बहुत गहमा गहमी वाला रहने वाला है। लेकिन ये जो नवंबर दिसंबर का महीना है ये भी गहमा गहमी वाला है। 5 राज्यों के चुनाव जिसे सेमीफाइनल कहा जा रहा है, लेकिन इस सेमीफाइनल में कौन बाजी मारता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये आज की तस्वीरें हैं और बस्तर की तस्वीरें हैं। बस्तर, जी हां, जहां से रिपोर्टिंग हमने की थी और जहां से न्यूज पॉइंट आपके सामने हम पेश किए थे। बस्तर का मुख्यालय जगदलपुर, अलग अलग। और ये हैं जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह क्या जीत रहे हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। चुनावी माहौल के बीच एक दिलचस्प खबर आई है कि राहुल गांधी और वरुण गांधी की मुलाकात हुई है। क्या इस मुलाकात से देश की राजनीति में कोई बदलाव संभव है? यह देखना दिलचस्प होगा। खैर, इस पर आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन अभी आपको बता दूं कि 5 चुनावी राज्यों में से मिजोरम में आज पूरी वोटिंग हो गई है, यानी 40 की 40 सीटों पर मिजोरम में पूरी वोटिंग हो गई, जबकि छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 सीटों के लिए वोटिंग हुई है। आप जानते हैं कि आज भूपेश सरकार के 3 मंत्री मोहम्मद अकबर, कवासी लखमा और दीपक बैज जो है वो मंत्री नहीं है लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। उनके साथ साथ बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के भविष्य का फैसला भी मतदाताओं ने कर दिया है। इस बीच आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी थी और उधर छत्तीसगढ़ में ही देश के प्रधानमंत्री और स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। प्रियंका गांधी ने बालोद में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से थोड़ी ही सी दूरी पर बालोद है, बालोद में एक रैली को संबोधित की और प्रियंका गांधी ने संबोधित किया और भरोसा जताया कि कांग्रेस पूरे बहुमत के साथ वापसी कर रही है। अपने प्रचार अभियान के दौरान, चुनावी प्रचार के दौरान, भाषण के दौरान उन्होंने राहुल गांधी का जिक्र किया और साथ साथ भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र भी किया, भरोसे की बात कही। जरा सुन लेते हैं यहां प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं। अगर आप राहुल गांधी में भरोसा करते हैं तो उसकी वजह है, ये इंसान 4000 किलोमीटर चला है, ये देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चला है, सिर्फ आपको ये कहने के लिए कि भाइयों और बहनों, इस देश की राजनीति को भटकने मत दो, इस देश की एकता को टूटने मत दो। भारत जोड़ो यात्रा करता है ये कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, ये आपका देश है, ये आपका प्रदेश है, इसकी हिफाजत आपके हाथों में है। अपनी जिम्मेदारी को समझो, आंख मूंद के अपना वोट कभी मत दो। सिर्फ ये कहने के लिए कि ऐसी राजनीति को मजबूत करो जो आपकी तरक्की लाए, जो आपकी संपत्ति आपके हाथों में दे, जो आपके लिए दिन रात काम करे, जो आपको ही सर्वोपरि बना के रखे। तो जनता के बीच पहुंचकर राहुल गांधी की बात तो कर ही रही हैं और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी या भूपेश बघेल की सरकार क्या कुछ कर सकती है, इसके बारे में यहां प्रियंका गांधी कहती हुई नजर आई हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा, ओबीसी को लेकर वार किया, जातिगत जनगणना का जिक्र भी किया। आइए जरा एक बार फिर से सुनते हैं प्रियंका गांधी इसी भाषण में, इसी दौरान, इसी चुनावी रैली में क्या कुछ कह रही हैं, कैसे वार कर रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। अब आपने मोदी जी से बहुत बार सुना होगा, वो कहते हैं कि वो खुद ओबीसी हैं, कहते हैं कि खुद ओबीसी वर्ग के लिए खूब काम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और हम जब कहते हैं कि भैया गिन तो लो, आप काम करना चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो, मदद करना चाहते हो, तो गिन तो लो कितने लोग हैं, किस जाति के। मोदी जी कहते हैं कि गिनना ही नहीं है। जातिगत जनगणना की बात सुनते ही सारे भाजपा के नेता बौखला गए, फिजूल की बातें करने लगे इधर उधर के कि भाई कुछ भी हो जाए ये नहीं करना हमें। क्यों? क्योंकि ये जो घोषणाएं करते हैं, जो बातें करते हैं, खोखली हैं, आपके लिए सचमुच काम नहीं करना चाहते। ये सब अपनी मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, वो दिखे सर्वज्ञानी, सर्वोपरि वही दिखे, लेकिन जब असलियत, जब हम धरातल पे देखते हैं कि काम किया है कि नहीं, रोजगार दिलवाए, आपसे कहा था करोड़ों रोजगार हर साल दिलवाएंगे, 10 साल हो गए इनकी सरकार है, रोजगार दिलवाए,
किसानों को मजबूत की कहा था, किसानों की आय हम दुगनी करेंगे। की रो रहा है देश का किसान। कहा था नौजवानों के लिए नई नई स्कीम निकालेंगे, अच्छे अच्छे रोजगार बनाएंगे, जो थे उनको भी बिगाड़ दिया। तो यहां आप सुन रहे थे प्रियंका गांधी, जो ओबीसी जनगणना या जाति आधारित जनगणना से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा वार करती हुई नजर आ रही हैं। रोजगार यानी बेरोजगारी से लेकर के तमाम उन मसलों पे जो जनता के लिए जरूरी हैं, उन बातों को यहां रख रही हैं प्रियंका गांधी। तो प्रियंका गांधी थी छत्तीसगढ़ में, उसी छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे और नरेंद्र मोदी साहब जो हैं यहां से छत्तीसगढ़ से सीधे तेलंगाना पहुंचे और तेलंगाना में उन्होंने चुनाव प्रचार ही नहीं, रोड शो भी किया है और उन्होंने वहां पर कांग्रेस को ए बी नहीं बल्कि सी पार्टी कहा है, सी पार्टी। तो यहां क्योंकि राहुल गांधी ने बीजेपी और बीआरएस को बी टीम बताया था, यानी बीजेपी को बीआरएस का बी टीम बताया था, तो यहां इन्होंने कांग्रेस पार्टी को सी पार्टी कहा है। खैर, इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को बी पार्टी मानने लगे हैं, यानी अपनी पार्टी को। चलिए, बीजेपी और सी फॉर कांग्रेस, तो यहां बी है वहां सी है। अपने इस चुनावी सियासी दांव पेच में राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसे बी कहते हैं किसे सी कहते हैं, ये आने वाला वक्त और क्लियर करेगा। पिछले दिनों न जाने किन वजहों से आप जानते हैं कि काफी लंबे वक्त तक चुनावी मंच से प्रधानमंत्री गायब भी रहे थे और मिजोरम तक तो मोदी जी पहुंचे ही नहीं और आज वहां चुनाव हो गया। और शायद ऐसा पहली बार हुआ है पिछले 10 सालों में कि किसी राज्य में चुनाव है और मोदी जी वहां प्रचार के लिए एक बार भी नहीं पहुंचे। जाहिर है मणिपुर में लगी आग के डर से मोदी मिजोरम जाने को टालते रहे, लेकिन क्या इस टाल मटोल का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा, यह बड़ा सवाल है। बहरहाल, मोदी हो या अमित शाह हो, अब बीजेपी के नेता वापस अपने पुराने तरीके के प्रचार पर उतर आए हैं, जिसमें हिंदुत्व का राग है, कांग्रेस की बुराई है और जनता को यह समझाने की कोशिश है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। खैर, अपने अपने प्रचार का तरीका है दोस्तों और चुनावी रणनीति का तरीका भी है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिहाज से एक खास खबर सामने आई है और वो ये खबर है जो पहले बता चुका हूं आपको, लेकिन उसको थोड़ा और विस्तार देता हूं कि केदारनाथ धाम में राहुल गांधी और वरुण गांधी की मुलाकात हुई है। आप जानते हैं कि राहुल निजी आध्यात्मिक यात्रा पर 3 दिनों के लिए केदारनाथ पहुंचे थे। यहां उनकी चाय और प्रसाद बांटते हुए फोटो भी वायरल हुई थी। आप ये देख रहे हैं, चाय पिलाते हुए, प्रसाद बांटते हुए वो ब्लू टोपी में राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, साधु संतों को प्रसाद बांट रहे हैं। और एक ट्वीट भी इन तस्वीरों के साथ एक ट्वीट किया था अमित मालवीय। आप सब नाम तो सुने ही होंगे अमित मालवीय का। अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया था जिसमें राहुल गांधी के सामने लोग मोदी मोदी चिल्ला रहे थे। ऐसा ट्वीट उन्होंने बताकर दिखाने की कोशिश कि देखिए राहुल गांधी को लोग ट्रोल कर रहे हैं, राहुल गांधी के सामने मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। खैर, लोग जो चाहे चिल्ला सकते हैं, लेकिन बीजेपी को यह देखकर तकलीफ हुई होगी दोस्तों कि राहुल गांधी की अपने चचेरे भाई वरुण गांधी से मुलाकात हो गई। प्रसाद बांटना, चाय पिलाना, मोदी मोदी के नारे लगाना, ये सब सेकेंडरी है। प्राइमरी बात जो यहां पे है कि राहुल गांधी और वरुण गांधी की मुलाकात हुई है। हालांकि इस मुलाकात का विस्तृत ब्यौरा सामने नहीं आया है, लेकिन केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजयेंद्र अजय की बात अगर माने, अजयेंद्र अजय, उन्होंने पुष्टि की है कि दोनों भाइयों की मुलाकात वीआईपी हेलीपैड के रास्ते में मुख्य पुजारी निवास में हुई है। यानी कि यहां के जो मुख्य निवास पुजारी हैं उनका घर जो है वो केदारनाथ धाम और वीआईपी हेलीपैड के बीच में आता है और उनके निवास पर दोनों भाइयों की मुलाकात हुई है। दरअसल राहुल गांधी की तरह ही वरुण गांधी जो हैं वो भी केदारनाथ पहुंचे थे, लेकिन वरुण गांधी अपने पूरे परिवार के साथ केदारनाथ पहुंचे थे। और ऐसे में अगर राहुल गांधी से उनकी भेंट होती है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। मगर इस मुलाकात से अगर राजनीति में कोई बदलाव होता है तो फिर आश्चर्य करने के बहुत से कारण मिलेंगे, बहुत सी वजहें मिलेंगी। दरअसल वरुण गांधी लगातार मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते रहे हैं और राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठाते हैं लगभग उन्हीं की तरह अब वरुण गांधी भी बात करने लगे हैं। ऐसे में अगर दोनों भाई एक साथ हो जाएं तो फिर बीजेपी खासकर मोदी के लिए मुश्किल बढ़ सकती है।
खैर, ये सारी बातें अनुमानों की हैं दोस्तों, अनुमानों के आधार पर मैं अपनी बात रख रहा हूं, लेकिन हकीकत भी इससे अलग नहीं है। पांचों राज्यों में इस बार कांग्रेस मजबूत है, बीजेपी कमजोर नजर आ रही है। ऐसे में क्या मोदी की कांग्रेस विरोधी बातें, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के नाम पर घिसे पिटे तरीके से कांग्रेस को घेरना क्या बीजेपी को बढ़त दिला पाएगा? यह बड़ा सवाल है कि आप उन्हीं तमाम घिसी पिटी बातों को लेकर आ रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि कांग्रेस की बढ़त को रोक पाएं। क्या यह संभव है? यह संभव शायद नहीं होगा। यह सवाल आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन इन्हीं सवालों के साथ विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर, वो कौन सा उलटफेर है उसका राज भी हम आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना पहुंचे हैं, लेकिन उस तेलंगाना में भी एक उलटफेर है, उसका जिक्र भी हम करेंगे। बहुत सारी बातें करेंगे दोस्तों हम, और एक उलटफेर कहें या एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहें, उधर बिहार से भी आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री ने आज आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया है। आइए, बिहार में जाति आधारित जनगणना जो है उसको करवाया गया और उसके बाद उसको पब्लिक भी किया गया, सार्वजनिक कर दिया गया, और उस आधार पर बताया जा रहा है कि अब यहां आरक्षण के दायरे को बढ़ाना चाहिए। और यही बात अभी थोड़ी देर पहले आपने सुनी, ओबीसी आरक्षण को लेकर के प्रियंका गांधी कह रही थी, अपनी बात रख रही थी, और राहुल गांधी इस पर अपनी बात रख चुके हैं। कर्नाटक के चुनाव में उन्होंने कहा था जिसकी जितनी संख्या उसको उतना हक, ये उन्होंने नारा दिया था कर्नाटक में राहुल गांधी ने, और उसी बात को अब राहुल गांधी ही नहीं बल्कि तमाम कांग्रेस के नेता और इंडिया गठबंधन के नेता आगे उठा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और साथ साथ इस चुनाव में, यानी 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव में, यह भी एक मुद्दा बन रहा है जो आने वाले समय 2024 के चुनाव यानी लोकसभा चुनाव में काफी भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है यह मुद्दा, क्योंकि अब अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दबी जुबान से ही सही लेकिन ओबीसी आरक्षण और जाति आधारित जनगणना की बात करने लगे हैं। और इसीलिए तो मोदी जी कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं। छत्तीसगढ़ में जाकर के अपने आप को साहू बताते हैं, बिहार में जाकर और उत्तर प्रदेश में जाकर खुद को तेली बताते हैं, और गुजरात में ओरिजिनली जहां से आते हैं वो बताते ही हैं। तो हर राज्य की अपनी अपनी सामाजिक संरचना है और उस आधार पर प्रधानमंत्री अपनी बात रखते हैं और वोटर्स को लुभाने की कोशिश करते हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तेलंगाना की तस्वीर, रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ पालें इसकी जुगत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या उलटफेर हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त देखिए 7 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय कुमार सिंह साहब, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर रविकांत जी, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रमोद अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। छत्तीसगढ़ और मिजोरम में चुनाव, और छत्तीसगढ़ में चुनाव का आगाज, पहले चरण का मतदान, और उधर मिजोरम में आज चुनाव खत्म, मतदान खत्म। इसके साथ साथ आगे उलटी गिनती शुरू सरकारों की, जो सरकार अभी सत्तासीन है, सत्ता पद पर बने हुए हैं जो मुख्यमंत्री, उनके लिए भी क्या जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो अपने पद को बचा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सवालों के बीच बहुत सारी बातें आप तक रख चुका हूं। पहले स्वामी जी आपके पास ही आना चाहता हूं, और कहां से शुरुआत आप करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे में रख चुका हूं। देखिए बिहार भी चले गए हम, छत्तीसगढ़ भी चले गए, मिजोरम और अलग अलग राज्यों में, तेलंगाना की तस्वीर आप देख लिए, और केदारनाथ धाम में दोनों भाइयों की मुलाकात भी आपने सुन ली। कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा यहां पसंद आती है, वहीं से शुरुआत कीजिए। देखिए राजीव जी, वास्तविकता में हम लोग अध्यापक लोग जब विवेचना करते हैं तो इंडिकेटर्स की तरफ ध्यान रखते हैं, और इंडिकेटर्स क्या कहते हैं आपको शायद पता चल गया होगा कि कर्नाटका के अंदर करीब 20-25 जेडीएस के और बीजेपी के विधायक अगले 2-3 दिन के अंदर कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। पहली सूचना आपको यह मिली होगी। दूसरी ये मिली होगी कि तेलंगाना के अंदर बीजेपी के एक ऐसे व्यक्ति को जिसको पहली लिस्ट में विधायकी का बीजेपी का नॉमिनेशन मिला था, उसने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। सोचिए, बीजेपी में किसी को लड़ने का टिकट मिले बीजेपी से और वो चुनाव लड़ने से इनकार कर दे, इसका मतलब क्या होता है जी। कर्नाटका के अंदर जो ये लोग ऑपरेशन लोटस चला रहे थे
और कुछ दिन पहले तक ऑपरेशन लोटस चलाने का प्रयास कर रहे थे, वहां ऑपरेशन हस्त चल गया। डीके शिव कुमार ने अपनी जो चाणक्य नीति है वो दिखा दी। तीसरी बात जो आपने कही, बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने जो आंकड़े पेश किए हैं राजीव जी, उससे एक बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन हुआ है। रहस्योद्घाटन क्या हुआ है? पहले तो कुछ चीजें सिद्ध हुई। ये सिद्ध हुई कि जो गरीबी है वो सवर्णों में कम है, ओबीसी में उससे ज्यादा है, ईबीसी में उससे ज्यादा है, एससी में उससे ज्यादा है, एसटी में बहुत उससे ज्यादा है। शेड्यूल्ड कास्ट में भी कुछ ऐसी जातियां हैं जैसे मुसहर है जिनमें बहुत ज्यादा है, करीब 50% के आसपास है। अब ये समझिए ये आंकड़े क्या चीज दिखा रहे हैं, इसका मतलब बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर। वो घोटाला ये है कि अगर 33.5% लोग बिहार के अंदर गरीबी रेखा के नीचे हैं और बिहार की स्थिति या महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से अगर कंपैरिजन करेंगे, गुजरात से जो महामहिम का और जो सर्वोपरि नेता प्रधान सेवक हैं उनका राज्य है, अगर 33.5% गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बिहार में हैं तो पूरे इंडिया का एवरेज क्या होगा? अगर मोदी जी ये कास्ट सर्वे करा लेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति का अध्ययन कर लेंगे, तो अगर पूरे हिंदुस्तान में मान लिया जाए कि 33.5% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो देश के 60% लोगों को आप मुफ्त अनाज दे रहे हैं। इसका मतलब आप 33.5% तो ऐसे लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, बाकी आप अपने बूथ लेवल वर्कर्स को दे रहे हैं, आप जो अपने पन्ना प्रमुख हैं उनको दे रहे हैं, जो आप अपने कार्यकर्ता हैं उनको दे रहे हैं। ये अनाज जा खा रहा है और ये अनाज का गोरख धंधा क्या है? तो मुझे ऐसा लगता है आज ही सीबीआई को स्वतः संज्ञान लेके और सुप्रीम कोर्ट को इसका स्वतः संज्ञान लेके जो बिहार के अंदर आर्थिक स्थिति का वर्गीकरण हुआ है और जो सामाजिक स्थिति का वर्गीकरण हुआ है उसका स्वतः संज्ञान लेके इस चीज की जांच करानी चाहिए कि अगर हिंदुस्तान में गरीबी रेखा के नीचे, और कितने लोगों के राशन कार्ड कैंसिल हुए हैं पिछले 3 साल 4 साल के अंदर, इसका मतलब यह है कि राशन का फर्जी वितरण हो रहा है, ये इनके कार्यकर्ताओं को मिल रहा है, इसलिए इनके पन्ना में जो काम कर रहे हैं वो लोग काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी और वरुण गांधी की जो मीटिंग हुई है ये अकस्मात नहीं है। अभी तो राहुल गांधी से देखिएगा बीजेपी के नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 के नेता, वो भी कहीं ना कहीं बद्रीनाथ केदारनाथ में या कहीं हर की पैड़ी में उनकी मुलाकात होगी। और ये चीजें अकस्मात नहीं होंगी, ये इसलिए होंगी कि लोग ये समझ गए हैं और ये मोदी जी भी समझ गए हैं। इसीलिए अभी आप देखिए 5 विधानसभा के जब चुनाव हो जाएंगे, अभी तो वो गए, मिजोरम नहीं गए हैं, उसके बाद हो सकता है गुजरात भी ना जाएं। तो इसलिए ये समय का जो परिवर्तन हो रहा है, समय का चक्र का जो परिवर्तन हो रहा है, उससे हमें सचेत होना चाहिए और इंडिकेटर्स का अध्ययन करना चाहिए। अब ये इंडिकेटर देखिए कैसे कैसे आएंगे। राजीव जी, इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं हम उस पर चर्चा कर ही रहे हैं और बहुत विस्तार से अभी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी ने अपनी बात रखी है। आपको बता दूं कि दोनों राज्य मिजोरम और छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर और मिजोरम में 40 सीटों पर यानी कि पूरा आज मतदान हुआ है। और मिजोरम में लगभग 78% 5 बजे तक, हालांकि 4 बजे तक ही मतदान और वो खत्म हो चुका, और जो 5 बजे तक के आंकड़े हैं उस आधार पर 78% मिजोरम में और छत्तीसगढ़ में 72 पॉइंट समथिंग, और वो भी 5 बजे तक के आंकड़े। 10 और 10-20 सीटें दो पार्ट में बटा हुआ, इसलिए कह रहा हूं छत्तीसगढ़ में, क्योंकि 3 बजे तक छत्तीसगढ़ में 10 सीटों पर बस्तर के एरिया का और मतदान, और 10 सीटों पर शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया यानी पोलिंग की प्रक्रिया जो है वो करवाई गई, समाप्त हुई। और उसके बाद जब अभी से थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था अपने संवाददाताओं से उधर बस्तर में, तो उन लोगों ने बताया कि अभी भी कुछ जगह पर लाइनें लगी हुई हैं। एक बस्तर में ही एक बूथ, पोलिंग बूथ ऐसा भी है जहां आजादी के बाद पहली बार पोलिंग बूथ बनाकर और वहां के लोगों के लिए ये मतदान की सुविधा प्रदान की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात आप तमाम साथियों के सामने रख दूं, हमारे साथ 2 साथी जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से ही, प्रमोद अग्रवाल साहब जुड़े हुए हैं और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं। उन दोनों के लिए भी कि परिस्थितियां, और हमारे साथी प्रशांत टंडन जी और मैं खुद, हम लोग जब बस्तर गए थे, बस्तर के दौरे पर, तो वहां पर कुछ बातें अलग हो रही थी कि
50-50 चांसेस दिखाई दे रहा है कुछ सीटों पे, कहीं बीजेपी भी जीत सकती है, कहीं कांग्रेस भी जीत सकती है, लेकिन आज की तारीख में बहुत परिवर्तन बता रहे हैं लोग। परिवर्तन ये कि जैसे ही कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो आया है, उसके बाद से मैदानी इलाके में बल्ले बल्ले वाली स्थिति हो गई है कांग्रेस के लिए। बस इतना ही आप लोगों के बीच रखूंगा, बाकी हमारे दोनों साथी बताएंगे कि क्या कुछ है। और बस्तर से बहुत अच्छी खबर कांग्रेस पार्टी के लिए आ रही है, और अच्छी खबर। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। बुरी खबर क्या बताऊं, अच्छी खबर कांग्रेस पार्टी के लिए आ रही है, और यह कहीं ना कहीं दुख देने वाली खबर बीजेपी के लिए है, जिसे लग रहा था कि शायद बस्तर में अच्छा कर ले। आने वाला वक्त बताएगा। 3 तारीख को पता चलेगा कि बस्तर की 12 सीटों में से कितनी सीटें बीजेपी के खाते में और कितनी सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। इस पर चर्चा 3 तारीख को करेंगे। आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी, माफी चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी, जरा आपसे भी समझूं। एक तरफ राहुल गांधी और वरुण गांधी की मुलाकात होती है। मुलाकात जो है वहां के जो मुख्य कर्ता धर्ता कहें केदारनाथ धाम के, यानी मुख्य पुजारी, उनके घर पर होती है, और इसकी पुष्टि भी होती है। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के जो अध्यक्ष हैं वो इसकी पुष्टि करते हैं। कितनी बड़ी घटना आप इसको मानते हैं प्रोफेसर रविकांत जी? और यहां से क्या चुनाव में कुछ उलटफेर आप देखते हैं? अगर इस एक होता है कि मुलाकात हो जाती है, मुलाकात होगी, क्यों नहीं होगी? दोनों चचेरे भाई हैं, इसलिए भी मुलाकात होनी चाहिए। लेकिन मुलाकात के बाद बहुत सारी संभावनाओं के द्वार खुलते हैं, क्योंकि अभी तक इन दोनों भाइयों की मुलाकात सियासी गणित को साधने के हिसाब से नहीं हुई थी। किसी फंक्शन पार्टी ऐसे हो जाती होंगी शायद, लेकिन मुझे नहीं पता। प्रोफेसर रविकांत जी, देखिए, वरुण गांधी संजय सिंह के बेटे हैं, संजय गांधी के बेटे हैं, और वो संजय गांधी कि जिनके हाथ में बागडोर इंदिरा गांधी देना चाहती थी, लेकिन अचानक उनका देहांत हुआ और उसके बाद वो नेतृत्व मिला राजीव गांधी को, और राजीव गांधी से यहां तक का जो सफर है उसमें राहुल गांधी पहुंचते हैं। वरुण गांधी अपनी मां के साथ बीजेपी में है, लेकिन जो गुजराती लॉबी है वो जो पानी पी पी करके जो अपमानित करना है ना गांधी परिवार को, जब वो गांधी परिवार को अपशब्द कहते हैं तो क्या वो वरुण गांधी को नहीं लगती है? ऑब्वियस है कि वो तकलीफ कहीं ना कहीं वरुण गांधी को भी है, और जिस तरह की साजिशें बीजेपी में उनके खिलाफ चलती रही। वरुण गांधी बेहद लोकप्रिय अपने लोकसभा क्षेत्र में, बहुत सधी हुई जबान से बोलते हैं। हालांकि एक उनका अपना अतीत भी है जिसमें उन पर आरोप पे लगे थे, उन्होंने उस तरह के कुछ भाषण भी दिए थे, लेकिन तब से जो उनकी राजनीति है वो जन पक्षधर हो गई। भारतीय जनता पार्टी के साथ सिर्फ वो एक तरह से मेंबर भर है, लेकिन सरकार की नीतियों को लगातार कटघरे में वो खड़ा कर रहे हैं। और यही वजह है कि राहुल गांधी के साथ उनकी आज भेंट हुई, आज मुलाकात हुई, और मैं समझता हूं कि ये जो मुलाकात है वो दरअसल को सफरर की मुलाकात है। दोनों ही एक ही तरह से प्रताड़ित किए जा रहे हैं, और गुजराती लॉबी का ये काम है, ये आज का नहीं है, ये पुराना है, जो आरएसएस जनसंघ से जुड़ा हुआ मामला है। उनके लिए वो गांधी परिवार है, वो नेहरू परिवार है जिसने इस देश में खुले तौर पर सांप्रदायिक राजनीति कभी नहीं होने दी थी, जिन्होंने आरएसएस को बैन किया था, वो कांग्रेस पार्टी का नेहरू गांधी परिवार है। तो गुजराती जो लॉबी है वो तो पूरा यहां निकाल रही है। अब स्वाभाविक तौर पर वरुण गांधी और राहुल गांधी को एक साथ आना चाहिए, ये वक्त की नजाकत है, उसकी जरूरत है। और वरुण गांधी की अभी वहां पर आपको नहीं दिखता होगा कि उनकी जो काबिलियत है वहां कुछ वो प्रदर्शन कर पा रहे हैं, लेकिन अगर वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ते हैं, जो बहुत पहले कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है, इसके संकेत मिल चुके हैं, विधानसभा चुनाव में भी इस तरह के संकेत मिल रहे थे कि वो
कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन ये मुलाकात मुझे लगता है कि उन संभावनाओं को मजबूत बना रही। और अगर वरुण गांधी आते हैं कांग्रेस पार्टी में तो इन 5 राज्यों में अभी कुछ नहीं होने जा रहा, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। खास करके उत्तर प्रदेश में और पंजाब में इसका लाभ मिल सकता है कांग्रेस पार्टी को। और सिर्फ इन 2 राज्यों में लाभ का सवाल नहीं है, एक विश्वास भी डेवलप होगा लोगों का कि वो 2 ऐसे परिवार जो एक साजिश के तहत जो अलग किए गए थे, पार्टी में लिया गया, फिर अपमानित किया गया। राहुल गांधी जब ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो, तो उस भारत जोड़ो में भी परिवार भी आते हैं। तो उन परिवार को अगर जोड़ पाते हैं राहुल गांधी और ये अगर बनता है, तो मुझे लगता है कि देश के लोगों के लिए भी एक सुखद संदेश होगा जी। और इसका लाभ विपक्ष की राजनीति को मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और एक मजबूत नैरेटिव भी बन सकता है। बिल्कुल, एक मजबूत नैरेटिव। दोनों भाइयों की मुलाकात, उसका विश्लेषण कर रहे थे यहां प्रोफेसर रविकांत जी, और इसके क्या और मायने हो सकते हैं आने वाले समय में, उस पर हम चर्चा आगे भी करते रहेंगे। लेकिन ये एक बड़ी घटना मानी जा सकती है, क्योंकि राहुल गांधी और वरुण गांधी की मुलाकात केदारनाथ धाम की यात्रा पर होती है और वहां के जो मुख्य पुजारी हैं उनके घर पर होती है, जिसकी पुष्टि ऑलरेडी हो चुकी है, इसीलिए ये बात कह रहे हैं। लेकिन इस मुलाकात में क्या बात हुई और ये बात कहां तक आगे जाएगी, ये सब अभी पर्दे के पीछे यानी रहस्य बरकरार है। इस रहस्य से जब पर्दा उठेगा तब हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर बीजेपी से बड़े बड़े नेता, उनका मोह भंग क्यों हो रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी लगातार हमलावर हैं मोदी सरकार पर और पर्सनली मोदी जी पर। पिछले दिनों तो उन्होंने निजी जीवन पर भी, मोदी जी के निजी जीवन पर भी एक ट्वीट कर दिया था। तो बहुत कुछ ये मोह भंग वाली बात, और जो अभी प्रोफेसर रविकांत जी से पहले प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जो अपनी बात रख रहे थे, उसमें बहुत सारी बातों की पुष्टि भी हो रही है, जिसे यहां तक मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। जरा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। छत्तीसगढ़ में बाजी मारती हुई कांग्रेस पार्टी बताई जा रही है और छत्तीसगढ़ में ही प्रियंका गांधी आज गरज रही थी। उनका जो पहला भाषण आपने सुना या दूसरा भाषण, जो भी भाषण था, उन भाषणों में अगर देखें तो कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। आप और हम साथ साथ थे, भूपेश बघेल की यात्रा को भी हम लोगों ने कवर किया था। आप याद कीजिए कि कितना कॉन्फिडेंट थे भूपेश बघेल भी, कितने कॉन्फिडेंट वहां जितने आप कांग्रेस के नेताओं से मिले उन लोगों को आपने देखा। और क्या वही रिफ्लेक्शन आज नजर आ रहा है? क्या इस रिफ्लेक्शन को कांग्रेस आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है? अभी तो मात्र 20 सीटों पर यहां मतदान हुआ है, लेकिन मिजोरम में भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। हम लोगों का ओपिनियन पोल भी कल आया, उसमें भी कांग्रेस नंबर 1 पोजीशन पर है। क्या कुछ कहेंगे आप, और यहां से कैसे आप उलटफेर की तरफ बढ़ते हुए आपको दिखाई देता है पूरी की पूरी सियासत में, और खासकर 2024 की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं तो? राजीव जी, जब पहला खेप का चुनाव आज हुआ मतदान, तो 2024 के राजनीति की पूरी बिसात जो है वो सामने आ गई है। जिस इंडिकेटर्स की बात अभी प्रोफेसर अखिल स्वामी कर रहे थे उसको मैं अभी विस्तार से रखूंगा, लेकिन बात आपने छत्तीसगढ़ से शुरू की है और छत्तीसगढ़ में वही हो रहा है जो कर्नाटक में बजरंग बली ने किया। प्रोफेसर अखिल स्वामी कुछ दिन पहले कह चुके इस बात को। वहां पे महादेव ऐप उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है जी। पहले दिन की पोलिंग में भी जो ईडी, वहां पे ईडी की एंट्री हुई, उसका असर उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। अब तक के जो रुझान या इंडिकेटर्स वहां से मिल रहे हैं, अब वो मशीन खुलेगी और 3 दिसंबर को क्या होगा वो हम देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है राजीव जी कि आपका जो सर्वे है वो सर्वे भी हो सकता है कि ज्यादा कंजर्वेटिव साबित हो जाए जिस तरीके से आज वहां पोलिंग हो रही है। एक बात। दूसरी बात की जो इंडिकेटर्स की बात है, देखिए 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ। एक, आज बिहार में जातिवार सर्वे की रिपोर्ट के दूसरा
अंश भी रख दिया गया और बिल्कुल पानी की तरह साफ हो गया कि जिनके लिए योजनाएं बनती हैं, जिनके नाम पर वोट मांगे जाते हैं, जिनके नेताओं पर या डॉक्टर अंबेडकर को मालाएं चढ़ाने के स्वांग रचे जाते हैं, लेकिन विकास किसका होता है, संसाधनों पे कौन बैठा है, शिक्षा का में वर्चस्व किसका है। तो आज वो पानी की तरह साफ हो गया। याद होगा कि कल अमित शाह जो कह रहे थे कि यादवों की जनसंख्या सबसे ज्यादा बढ़ी है, और आज ये जब रिपोर्ट पेश होती है तो सामने साफ बात आती है कि जो ओबीसी की बड़ी अगली जातियां मानी जाती हैं, यादव, मौर्य, कुशवाहा इत्यादि, उनकी सरकारी नौकरियों में भागीदारी 6% के आसपास है। जी। तो इस यहां से मंडल 2 शुरू होता है। आज सामाजिक न्याय की राजनीति जो राहुल गांधी अब राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं, तो वीपी सिंह ने केवल मंडल कमीशन लागू किया था, राहुल गांधी उसकी बहुत सिलसिलेवार राजनीति कर रहे हैं। और आज नीतीश कुमार का जो भाषण जो आपने सुनाया, जो 75% आरक्षण की बात अब उन्होंने कर दी है, ये 2024 के चुनाव का एक रोड मैप है जिसमें बीजेपी आ नहीं पाएगी। आप देखिए कि बहुत समय तक जातिवाद जनगणना पे बीजेपी या मोदी और अमित शाह खामोश रहे, उसके बाद कल परसों से बोलना शुरू किया और हमला किया जातिवाद जनगणना पे। और अब देखिए कि जो तस्वीर सामने आई है नीतीश कुमार के भाषण के जरिए और जो रिपोर्ट पेश की गई है, वो तस्वीर जो है वो 2024 की राजनीति क्या होगी दिखाएगा। दूसरी एक बड़ी दिलचस्प ट्रेंड जो इंडिकेटर है, जो अब प्रोफेसर अखिल स्वामी कह रहे थे, अभी हम लोग छत्तीसगढ़ में थे, हमने चर्चा भी की थी यहाँ पे कि छत्तीसगढ़ ने पहली बार भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ी अस्मिता को जगाया, उस पर सिलसिलेवार ढंग से काम किया 5 साल तक। और आप इन चुनाव के परिणामों में देखेंगे कि छत्तीसगढ़ी अस्मिता काम कर रही है। याद होगा कि जब डीएनए की बात की थी नीतीश कुमार के मोदी साहब ने, और किस तरीके से नीतीश कुमार ने उसको बिहार का डीएनए पे जो है ले गए बात को, और फिर नतीजे क्या हुए। जी। देखिए, जनवरी के महीने में राम मंदिर का उद्घाटन होना है। अमित शाह के भाषण को देखिए, मोदी साहब के भाषणों को देखिए, वो हिंदू मुसलमान की राजनीति पे वापस जा रहे हैं। और देश की राजनीति 2 हिस्सों में बंट रही है, एक सामाजिक न्याय 2.0 और दूसरा क्षेत्रीय अस्मिताएं। उसमें बहुत दिलचस्प एक आपको वाकया बता देता हूं कि राम मंदिर के उद्घाटन के 5 दिन पहले उड़ीसा में एक यात्रा आयोजित की जा रही है, और वो बीजेडी और नवीन पटनायक उसको जो है वो कर रहे हैं। उसमें अच्छा खासा 800 करोड़ रुपए का खर्चा है, और वो श्री मंदिरा परिक्रमा, जो कि वहाँ के जो फेमस जो पुरी का टेम्पल है उसके आसपास की परिक्रमा है। अब वो भी पूरी तरीके से एक क्षेत्रीय यानी उड़िया अस्मिता या उड़िया आइडेंटिटी को लेकर ये पूरा प्लान कर रहे हैं राम मंदिर के उद्घाटन के ठीक 5 दिन पहले। जी। हम जानते हैं कि शिवसेना मराठी अस्मिता की बात करती है, हम जानते हैं कि तमिलनाडु में द्रविड़ अस्मिता की बात होती है, द्रविड़ आंदोलन की बात होती है। ये सारा कुछ जो है ये क्षेत्रीय अस्मिताएं और सामाजिक न्याय की राजनीति प्लस जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जी। ये मुकाबला करेंगी हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स का 2024 में, जिसका जवाब मोदी और अमित शाह के पास नहीं होगा। इसमें वो एंट्री नहीं कर पाएंगे, न सामाजिक न्याय में, न 75% आरक्षण में, न क्षेत्रीय अस्मिताओं में।
राजीव जी। जी बिल्कुल, क्षेत्रीय अस्मिताओं से लेकर के सामाजिक न्याय और तमाम मसलों पर यहां चर्चा हो रही है। साथ साथ 2023 का ये आखिरी चुनाव, 5 राज्यों के चुनाव, और उसमें से आज उस चुनाव का आगाज यानी मतदान का आगाज। और मिजोरम में पूरी की पूरी 40 सीटों पर वोटिंग हो गई। 77-78% वोटिंग की काउंटिंग जो है वो बताई जा रही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। उसमें और कितना इजाफा होता है शाम तक, रात तक, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। और उसके अलावा उधर छत्तीसगढ़ में भी बम्पर वोटिंग 20 सीटों पर, और उसमें भी बस्तर के कई ऐसे इलाके में जहां पर 50 साल, 60 साल, 70 साल, 75 साल यानी आजादी के बाद से वहां पर लोगों की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि जाकर पोलिंग बूथ बनाए, लेकिन पोलिंग बूथ और वहां पर पोलिंग लोग निकल के आए और मतदान करके गए। इस बीच दो घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलते हुए हम लोग देख रहे थे। छत्तीसगढ़ में एक महादेव ऐप को लेकर उससे भूपेश बघेल को घेरने की कोशिश, और दूसरा ये कि पहले आता है घोषणा पत्र या संकल्प पत्र या जो भी कह लें वो बीजेपी का, जो कांग्रेस को फॉलो करती हुई दिखाई देती है, लेकिन कांग्रेस उससे आगे निकलती है एक दिन बाद। और 5 तारीख को कांग्रेस अपना घोषणा पत्र सामने रखती है, जिसमें 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी का वादा होता है और किसानों की कर्ज माफी का वादा भी होता है। इसके बाद माहौल बिल्कुल बदल जाता है, ऐसा बताया जा रहा है हमारे संवाददाताओं के जरिए, लोगों के जरिए, इसीलिए आप तक हम इस बात को रख रहे हैं। लेकिन हमारे साथ इस वक्त 2 साथी मौजूद हैं, डॉक्टर दीपक पाचपुर जी और प्रमोद अग्रवाल जी। प्रमोद अग्रवाल जी बहुत ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहां से वो राजनांदगांव की तरफ भी देख रहे होंगे, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का भविष्य कैसा होने वाला है। कुछ लोग तो बता रहे हैं कि शायद उनकी सीट फंस गई है, जरा उसको बताएंगे अच्छे से प्रमोद अग्रवाल जी। और दूसरी बात ये भी बताएंगे कि दूर उधर दक्षिण में यानी कि बस्तर में क्या कुछ उनके नजरिए से, उनके पास क्या कुछ खबरें हैं। ये यहां बताना पहुंचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां से फिर बहुत सारे दरवाजे कांग्रेस के लिए खुलते हैं और बहुत सारे दरवाजे बीजेपी के लिए भी खुलते हैं। अगर बीजेपी यहां अच्छा प्रदर्शन करती है उस छत्तीसगढ़ में जहां कहा जा रहा था कि कांग्रेस के लिए सेफ जोन है, सेफ राज्य है ये, तो फिर परिस्थितियां पलट भी सकती हैं। लेकिन क्या ऐसा है? प्रमोद अग्रवाल जी। राजीव जी, मेरी आवाज आ रही? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, शतपाल जी ने कहा अभी क्षेत्रीय अस्मिता का जहाँ तक सवाल है, क्षेत्रीय अस्मिता के मामले में के अलावा भूपेश जी ने इस शताब्दी में, मेरे को लगता है पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि किसान जो है वो वास्तव में राजनीति का मुख्य मुद्दा बना। वो छत्तीसगढ़ जहाँ उसके ऊपर मुख्य मुद्दा बनी हुई है चुनाव लड़ने की। और पहली बार ऐसा हुआ 2014 के बाद जहां पर बीजेपी ने कांग्रेस को फॉलो किया कि वो जो कांग्रेस कह रही थी उसके पीछे चलने को मजबूर होना पड़ा। प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ी बोल रहे हैं, जगत प्रकाश नड्डा छत्तीसगढ़िया बोलने का प्रयास कर रहे हैं और सांप्रदायिकता को छत्तीसगढ़ी में फैलाने की कोशिश की और छत्तीसगढ़ ने उसको बहुत बुरी तरह नकारा। सवाल आपने किया कि बस्तर सत्ता की चाबी है छत्तीसगढ़ में, और नक्सलियों के भारी उत्पात के बावजूद अगर बस्तर का मतदाता 74%, 76% पोलिंग करने के लिए बाहर आता है तो ये निश्चित रूप से उस सरकार का समर्थन है जो उसके वनोपज का उचित दाम दे रही है, जो उसके तेंदुपत्ते और महुआ को खरीद रही है और उनको बाजार प्रदान कर रही है, और यह भी दावा कर रही है कि उसका बाल बाका नहीं होगा चाहे नक्सली उत्पाद कितना भी हो जाए। आज ऐसा शायद पहली बार हुआ है बस्तर में कि मतदान के दिन कोई मौत नहीं हुई, अन्यथा नक्सली हमले होते रहते थे, मतदान पार्टियां लूटी जाती थी। रमन सिंह के लिए आपने कहा कि सीट फंसी हुई है, तो मैंने पिछले बार भी आपको कहा था जब मैंने दौरा किया था राजनांदगांव का, ये रमन सिंह पहली बार आपकी आवाज बहुत रुक रुक के आ रही है। मैं थोड़ा कहूंगा अपनी तरफ से कि प्रोडक्शन टीम से कि जरा आपको गाइड करें कि कैसे आपकी आवाज बाकी हमारे तमाम साथियों की जैसे आवाज आती है वैसे आए, ताकि हमारे तमाम दर्शकों को भी सुनने में, मुझे भी सुनने में थोड़ी परेशानी हो रही है। आवाज आपकी कट रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप कह रहे हैं बस्तर को लेकर के। राजनांदगांव इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। क्या
18 में जो परिस्थितियां बनी थी वैसी परिस्थिति फिर से बनने जा रही है या कुछ और है, ये सब कुछ हम जानेंगे। लेकिन आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास, उन्हीं बातों को जरा आगे बढ़ाइए, बस्तर की बातों को, और तब तक हम प्रमोद अग्रवाल जी की आवाज को ठीक करते हैं। जो प्रमोद अग्रवाल जी बोले थे बस्तर की जो बात है, उसमें देखिए बस्तर में 2-3 बड़े महत्वपूर्ण काम हुए हैं। पिछले कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने एक नियम लाया था जिसमें वन अधिकार पट्टे जो हैं वो आदिवासियों को दिए जाएंगे। राजू जी, पूरे देश में इसका सबसे बढ़िया इंप्लीमेंटेशन अगर कहीं हुआ है तो छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ है। वहां पर लोगों को उनके निजी भी वनाधिकार दिए गए और सामूहिक भी दिए गए। उसका बहुत काफी अच्छा उसका नतीजे आए हैं और लोगों ने वहां पे खेती बाड़ी करके जो आदिवासी मूल रूप से वनोपजों पे जीवित रहते थे, उन्होंने साथ में ये काम भी शुरू किया है कृषि के लेके। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण काम वहां पर जो हुआ है वो है, आपको पता है कि नगर नार का जो प्लांट था जो कभी टाटा ने ले रखा था, उसकी वो चूंकि वहां पे कोई प्रोजेक्ट लंबे समय तक नहीं लगाया गया, तो वो जमीन भूपेश बघेल सरकार ने वापस ली और उन आदिवासी मालिकों को लौटा दी गई वो जमीनें कि आप अगर इसके ऊपर खेती करना चाहे तो कीजिए और अगर किसी नए प्रोजेक्ट आता है तो उसको दीजिए। तो ये जो बड़े काम हुए, और इसके अलावा आपको पता ही है कि पहले 7 या 8 तरह के जो कुल वनोपज होते थे उसको सरकार खरीदती थी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, एमएसपी पे। अब वो जो है 50 से अधिक जो प्रोडक्ट्स है जिस पर जो आदिवासी जीवित है या कलेक्ट करता है और उसको बेचता है सरकार को, इससे भी उसकी आर्थिक स्थिति सुधरी है। तो इस तरीके से वहां पर जो एक बड़ा बुनियादी फर्क आया वहां के लोगों के जीवन में, वो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वो भी एक वहां पर काम करना चाहिए। अब देखना यह है कि वहां पर जो धर्मांतरण वाला जो मुद्दा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और बाकी उनके जो अनुषंगिक संगठन है वो फैलाने की बात कर रहे हैं, तो उसका कितना असर हो पाता है ये देखने वाली बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका बहुत असर इसलिए नहीं होगा कि आर्थिक रूप से जब सशक्तिकरण होता है तो बाकी चीजें जो होती हैं, बाकी चीजें जो है बुनियादी रूप से उसको एक तरह से दरकिनार हो जाती हैं वो चीजें। तो मुझे ऐसा लगता है उसका फर्क पड़ेगा। और बस्तर के साथ साथ बाकी भी जो मैदानी इलाके में है, जैसे जैसे चुनाव होगा, मुझे लगता है दूसरे मुद्दे भी काम करेंगे। तो भूपेश बघेल इस समय एडवांटेज में दिख रहे हैं, वो अपने कामों के कारण लग रहे हैं। देखिए भूपेश बघेल ने पिछले 5 सालों में 3-4 मोर्चों पर बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं। एक तरह से उन्होंने अपना संगठन मजबूत किया, संगठन पे पूरा का पूरा उन्होंने इस तरीके से उसको मोबिलाइज किया और उसको एनर्जाइज भी किया है। इसलिए आज वो भारतीय जनता पार्टी की जो 15 साल की सरकार है उसको उखाड़ फेंके थे। और इसके अलावा विकास के काम के अलावा एक और बड़ी लड़ाई भूपेश बघेल जो लड़ रहे हैं वो है उनके ऊपर जो व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं। उन हमलों के खिलाफ देखिए पूरे देश में कोई भी व्यक्ति इस कदर नहीं लड़ रहा है। उसके भूपेश बघेल के बहुत सारे लोगों के ऊपर शिकंजा कसा गया है, महादेव ऐप वगैरह जो मामला है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इसलिए काम कारगर नहीं होगा कि जिस तरीके से कर्नाटक में बजरंग बली और बजरंग दल को जो जोड़ने की कोशिश की गई थी, वैसे ही छत्तीसगढ़ में अब लोगों के सामने स्पष्ट है कि महादेव भगवान जो है, ईश्वर वो अलग है और ये महादेव ऐप जो है ये जुआ खिलाने वाला एक खेल है, सट्टेबाजी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता इतनी तो समझदार होगी ही कि वो सट्टेबाजी और ईश्वर में अंतर देख रही होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इसका फर्क नहीं पड़ेगा। भूपेश बघेल नो डाउट उन्हें चैलेंज मिल रहे हैं, बहुत सारे मोर्चों पे मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी वो मजबूत है, ऐसा मुझे लगता है। राजीव जी जी भूपेश बघेल मजबूत हैं और छत्तीसगढ़ पर केंद्रित बात बता रहे थे यहाँ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, और हमारे साथ प्रमोद अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं। उनकी बात हम तक अच्छे से नहीं आ रही थी, इसलिए उनको रोका है। जरा मुझे प्रोडक्शन साइड से जैसे बताएंगे फिर मैं उनके पास आता हूं, लेकिन एक बार जल्दी से आना चाहता हूं फिर से प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास, फिर संजय कुमार सिंह साहब आपके पास आता हूं। स्वामी जी, बहुत सारी बातें यहां हो रही हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हिंदुत्व का मुद्दा हो, धर्मांतरण का मुद्दा हो या धर्म के इर्द गिर्द रखने वाली बात हो, जहां हिंदू को या हिंदुत्व को जो भी कह लें, हिंदुत्व का नारा देती रही बीजेपी, इन सब को अपनी झोली में डालने की जो कोशिश होती रही है, क्या वो समय अब लगता है कि खत्म हो चुका है? एक तरफ विकास की बात होती है और दूसरी तरफ आप ऐसे सांप्रदायिक मुद्दों को और ऐसे ध्रुवीकरण के मुद्दों को सामने रखते हैं। क्या अब यहां से हम ये भी सोचें समझें कि इन मुद्दों की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मैं अनम्यूट हूं मैं। हाँ जी, अब ठीक है।
अगर संदर्भ लें केवल सनातन धर्म का और हिंदू धर्म का, उसी का संदर्भ लें, देखिए जो केदारनाथ धाम है और बद्रीनाथ धाम है, ये सरकारों के अधीन है और वहां के मुख्य पुजारी सनातन धर्म के प्रतीक हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठों के महंत हैं ये, और ये भगवान महादेव के प्रतिनिधि माने जाते हैं। उनके घर में जो सनातन धर्म के प्रतीक हैं, उनके घर में अगर राहुल गांधी और वरुण गांधी की मीटिंग होती है, इसका अभिप्राय क्या है समझिए। और वहां की जो मंदिर समिति है उसके अध्यक्ष किसकी घोषणा करते हैं, इसका मतलब यह है कि जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म के पीठाचार्य हैं, जो वहां के पीठों के अध्यक्ष हैं, वो ये मान गए हैं कि अगर सनातन धर्म को अक्षुण्ण रखना है, अगर हिंदू धर्म को जैसे सनातन काल से चला आ रहा है सनातन काल तक इसको चलना है, तो इसको वही लचीलापन, वही प्रेम और सद्भाव लेके चलना पड़ेगा जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था और भगवान श्री राम और कृष्ण ने जिसकी प्रेरणा हमको दी थी। ये एक अंश समझिए। फिर आपने संदर्भ लिया था राजीव जी कि चचेरे भाई मिले हैं। आप जरा पता चलाइए, मौसेरे भाई भी मिले होंगे और मौसेरे भाइयों की भी मीटिंग हुई होगी। यहां चचेरे भाइयों की मीटिंग हुई, वहां मौसेरे भाइयों की मीटिंग हुई होगी। और आज जो राहुल गांधी ने कहा, आज तोता बहुत परेशान होगा, क्योंकि तोते को यह समझ में आ रहा है कि, और ईडी के जो पदाधिकारी हैं आज उनको भी समझ में आ रहा होगा। आपको पता होगा राजीव जी, जो बघेल साहब के खिलाफ ये महादेव ऐप की घटना शुरू हुई, इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन 2017 में हुआ है और 2017 में जब बीजेपी की सरकार थी, इसके बाद जो ये महादेव ऐप के प्रमुख कार्याधिकारी हैं, इनकी दर्जनों फोटो बीजेपी के मुख्यमंत्री के साथ हैं, केंद्रीय मंत्रियों के साथ हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ हैं, और उनकी एक भी फोटो कांग्रेसी नेताओं के साथ अमित मालविया कोशिश करके भी नहीं ढूंढ पाए। इसका मतलब यह है कि ये जो महादेव ऐप है, इसको अगर प्रोत्साहित किया गया, इसको अगर बढ़ाया गया, तो इसको बढ़ाया उस सरकार ने जो 2017 में सत्ताधीश थी, जो सत्ता में थी। तो वास्तविकता में आज महादेव ने अपने प्रांगण में, अपने मुख्य पुजारी के घर में राहुल गांधी और वरुण गांधी की मीटिंग करा के ये संदेश दे दिया कि सनातन धर्म अगर सुरक्षित है तो सनातन धर्म के मूल्यों का पालन करना होगा। और राजीव जी आप जानते हैं, महादेव, मैं तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ हूं, महादेव और सती, महादेव और पार्वती, ये जो अर्धनारीश्वर रूप और ये जो उन्होंने प्रज्वलित किया था, तो भगवान महादेव हमेशा ये चाहते हैं पति पत्नी बगल बगल विराजें। अगर पत्नी बाम अंत में ना विराजे तो वो पुरुष सनातन प्रेमी हो नहीं सकता। तो सनातन धर्म के मुख्य पुजारी ने भी ये संकेत दे दिया, ये इंडिकेट कर दिया, ये इंडिकेटर दे दिया कि सनातन धर्म को आगे अगर बढ़ाना है तो प्रेम और सद्भाव के रास्ते से ही बढ़ाना होगा। जी बिल्कुल, प्रेम और सद्भाव, ये तो हर समय इसकी जरूरत होती है, चाहे परिवार चलाना हो, चाहे देश चलाना हो, चाहे आपके खुद के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना हो, हर जगह प्रेम और बने रहिए। परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। सद्भाव की जरूरत है और राजनीति में भी ऐसे ही प्रेम सद्भाव की जरूरत हमेशा रही, लेकिन अब सब एक दूसरे पर पलटवार करते हुए दिखाई देते हैं। प्रियंका गांधी भाषण दे रही थी आज, उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को कोसते हुए नजर आ रहे थे, उधर भी वार पलटवार। प्रियंका गांधी की एक बाइट और सुनाना चाहता हूं। आज जब प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में थी तो क्या कुछ कह रही थी, अभी दो बातें आप सुन चुके हैं, जरा तीसरी बात उसको भी सामने जल्दी से ले आइए और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सीधा पहुंचना चाहता हूं इसके बाद संजय कुमार सिंह साहब के पास। आज आपको मालूम है छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी का दर है। भाजपा के प्रदेशों में इतनी बुरी हालत है कि मैं सोचती हूं कि किस मुंह से वोट मांगते हैं ये लोग। मध्य प्रदेश में 3-3.5 सालों से इनकी सरकार ने 21 रोजगार दिए हैं। 2100 नहीं, 21,000 नहीं, 21 रोजगार। यहां पे बेरोजगारी का दर पूरे देश में सबसे कम छत्तीसगढ़ में है।
आप सोचिए कि किस मुंह से ये वोट मांगने आते हैं। तो सुन रहे थे आप प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी जहां भी जा रही हैं मुद्दों को सामने रख रही हैं और मुद्दों पर आधारित बात कर रही हैं, और ऐसे भी जरूरत उन्हीं मुद्दों की होती है। आखिर चुनाव से मुद्दे क्यों गायब होते जा रहे हैं संजय कुमार सिंह साहब? कांग्रेस खींच खींच कर मुद्दों को लाती है, लेकिन यहां जो दूसरा दल है यानी कि बीजेपी, वो उन मुद्दों से भटकाते हुए, जनता को भटकाने की कोशिश करते हुए नजर आता है, और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को ही कोसते हुए नजर आते हैं। क्या यही रणनीति आगे 2024 तक भी चलने वाली है, या यहां मुद्दों पर भी बात होगी, या फिर से जो अभी स्वामी जी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि अब गुजरात ही नहीं तमाम जगहों से ऐसे हम लोग देख रहे हैं कि 22 तारीख को 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, और उसके बाद फिर चर्चा वही होगी राम मंदिर की, और उसी के इर्द गिर्द चुनाव लड़ने की कोशिश भाजपा करेगी। क्योंकि पिछले 10 सालों में अगर आपने क्या कुछ किया है, आप इस देश को कहां तक पहुंचा पाए हैं, इसकी चर्चा आप करेंगे तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। बेरोजगारी की बात भी यहां प्रियंका गांधी रखी रही थी। बेरोजगारी के आंकड़े जो आए हैं वो बता रहे हैं कि बेरोजगारी दर भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या कहेंगे आप? मैं इसको ऐसे देखता हूं कि अभी तक देश में ज्यादातर समय कांग्रेस का शासन रहा, और बीजेपी एक प्रमुख विरोधी दल के रूप में हमेशा से रही। मैंने जनसंघ से शुरू करूं तब भी, बाद में जो के बाद पार्टी की थी उसमें भी ही मुख्य घटक था। संजय जी माफी चाहूंगा, आवाज आपकी कट रही है, थोड़ा रोकता हूं, और सीधा प्रशांत टंडन जी आपके पास, क्या किस रूप में देखते हैं आप इसको? देखिए, मुद्दों की बात राजीव जी मैंने शुरुआती यही से की थी कि बीजेपी का मुद्दा क्या रहेगा। बीजेपी का मुद्दा, जैसे आपने कहा कि राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, इन्हीं मुद्दों पे वो जाएंगे, और उसके खिलाफ दो चीजें बहुत बड़ी हो रही जहां बीजेपी चाह कर भी एंट्री नहीं ले सकती है, जो कि सामाजिक न्याय की राजनीति है, वेलफेयरिज्म है, जिसका मजाक उड़ाते हैं मोदी साहब रेवड़ी कहकर, और कंपटीशन भी करते हैं छत्तीसगढ़ के चुनाव के मैनिफेस्टो के जरिए। और दूसरी बात, जो नया ट्रेंड दिख रहा है, जो जिसकी चर्चा मैं कर रहा था कि उड़ीसा से दिख रहा है, कि राम मंदिर के उद्घाटन के ठीक 5 दिन पहले वहां परिक्रमा की और एक कॉरिडोर की बात हो रही है, जो कि उड़िया संस्कृति की बात हो रही है। तो ये तमाम सारी क्षेत्रीय, भूपेश बघेल का हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से छत्तीसगढ़ी अस्मिता को, आइडेंटिटी को, पहचान को उन्होंने एक कंस्टिट्यूंसी के रूप में डेवलप कर लिया है, जिसका मुकाबला बीजेपी नहीं कर पाई। 15 साल सरकार उनकी रही रमन सिंह की, तब भी वो इस तरफ नहीं बढ़ पाए जहां भूपेश बघेल बढ़ गए जी। एक और इंडिकेटर सामने आया राजीव जी, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने आज संकेत दिया है कि अडानी हिंडनबर्ग के मामले में वो तारीख दे सकता है, सुनवाई कर सकता है। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं। कॉरपोरेट फाइनेंसिंग का जो मामला है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला है, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिजर्व है। जिस दिन वो फैसला आएगा वो देश की राजनीति के लिए टर्निंग पॉइंट होगा। और जो नीतीश कुमार ने आज भाषण दिया है, ये है मुद्दे, विकास के मुद्दे, सामाजिक न्याय के मुद्दे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि सवर्णों में, बिहार से जो आज रिपोर्ट आई है कि अपर कास्ट में, सवर्णों में सबसे गरीब भूमिहार समाज के लोग सामने आए हैं निकलकर आंकड़ों के हिसाब से। अब आप देखिए कि भूमिहार समाज के लोग राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन में कितना आगे हैं जी। मोदी साहब की सरकार में ही है, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने अपने समाज का कल्याण नहीं किया। तो ये भी एक मुद्दा रहेगा। लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं, देखिए, मुद्दों की राजनीति विधानसभा के चुनाव में तय हो जाएगा। कर्नाटक में हुआ, हिमाचल की जनता ने मुद्दों के आधार पर वोट दिया, मुसलमान पे वोट नहीं दिया।
कर्नाटक की जनता ने हिंदू मुसलमान पे वोट नहीं दिया, बजरंग बली के गलत इस्तेमाल पर धार्मिक उन्माद पे वोट नहीं दिया, जितना 1-1.5 साल से धार्मिक उन्माद कर्नाटक में बढ़ाया गया। और आप देखिए कि सरकार बदलते ही सब कुछ गायब हो गया। लड़कियां हिजाब पहन के स्कूल कॉलेज जा रही हैं, कोई नहीं रोक रहा उनको जी। तो ये जो विधानसभा के चुनाव है, और खासकर मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि तेलंगाना का चुनाव एक संकेत देगा। हालांकि वहां पोलिंग नहीं, फिर भी मैं बात ये कह रहा हूं कि तेलंगाना का चुनाव एक संकेत देगा कि देश की राजनीति किस तरफ जा रही है, और वो बहुत बड़ा संकेत होगा। और मुझे लगता है कि बीजेपी को अपनी पोजीशन जो है वो रीथिंक करनी पड़ेगी 2024 के लिए, वरना वो आरएसएस में लेख आ ही चुका है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। और आपको एक जानकारी और दे दूं, आज जितने भी छत्तीसगढ़ के अखबारों में बीजेपी के विज्ञापन छपे हैं उसमें जेपी नड्डा साहब की तस्वीर है। अमलेंदु उपाध्याय जी, आपके पास आना चाहता हूं और चर्चा। जी प्रशांत जी जरा आवाज। जी जी प्रशांत जी क्या बोल रहे थे? जेपी नड्डा साहब की तस्वीर आ गई अखबारों में चुनाव के नतीजों से पहले, ये भी एक ट्रेंड में गिन लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक ट्रेंड में, क्योंकि तस्वीरें कैसे बदलती हैं और कौन बलि का बकरा बनता है वो तो आप लोग उसकी चर्चा, हम लोग कई बार उसकी चर्चा कर चुके हैं। तो और ये ट्रेंड जो है वो दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ में। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। देखिए चर्चा में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो कहीं ना कहीं ट्रेंड को दर्शाती हैं कि किस दिशा में क्या जा रहा है, ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है। और जैसा प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि बीजेपी को रीथिंक करना पड़ेगा, फिर से सोचना होगा कि आखिर 2024 का चुनाव लड़े तो कैसे लड़े, जीतना तो दूर की बात, लड़े तो कैसे लड़े, ये महत्वपूर्ण बात है। और लड़ने के लिए मुद्दों की जरूरत होती है। आप सियासत भी करते हैं तो मुद्दों के साथ जाते हैं। क्या आप सिर्फ इस इंतजार में रहेंगे कि कांग्रेस कौन कौन सी गारंटी देकर के सामने आती है, यानी कि कौन कौन से वादे के साथ चुनाव मैदान में है, उससे कुछ रुपए ज्यादा कह करके हम चुनाव में कूद पड़े? क्या इस भरोसे 10 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताती आई जनता, या कुछ और है? अमलेंदु उपाध्याय जी। देखिए राजीव जी, अब कांग्रेस का घोषणा पत्र कॉपी करने से तो भारतीय जनता पार्टी का काम चलने वाला नहीं है किसी भी तरीके से। क्योंकि अगर ये घोषणा पत्र ही कॉपी करना है तो सारे देश में फिर 500 रुपये का सिलेंडर देना होगा, जो कि मोदी जी नहीं देंगे अपने प्रधानमंत्री रहते हुए 500 रुपये का सिलेंडर। तो वो तो कांग्रेस कह रही है कि वो आएगी तो वो देगी 500 रुपये का सिलेंडर, और दिया था उसने 500 रुपये का सिलेंडर। अभी भी आप जब बात कीजिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से तो वो कुतर्क करते हैं कि साहब जिस समय मोदी जी आए थे उस समय सिलेंडर 1000 रुपये का था, आज भी 1000 रुपये का ही है। यानी जो उसका रेट बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि सरकार जो है उस समय वो सब्सिडी दे रही थी, आपने सब्सिडी खत्म कर दी और सिलेंडर 1100 का हो गया। तो ये जो कुतर्क भारतीय जनता पार्टी लोग करते हैं, तो ये कुतर्क उनके या तो कहिए आप 10 साल तक आपने कुतर्क किए और 10 साल तक आपने जनता को लूटा। यानी जो काम आपको जनता के लिए करना चाहिए था, जो जनता को सब्सिडी मिलनी चाहिए थी, वो आपने अंबानियों, अडानियों और कॉर्पोरेट घरानों को दे दी। फिर आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के पास अब कांग्रेस का अगर घोषणा पत्र कॉपी करते भी हैं तो भी बचाव का कोई रास्ता राजीव दिखाई नहीं पड़ता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात राजीव खासतौर से छत्तीसगढ़ में हुई है वो ये है कि अमित शाह जी ने वहां चैलेंज दिया था भूपेश बघेल को कि आइए कोई जगह तय कर लीजिए जहां बहस हो कि मोदी जी ने क्या काम किया और आपने क्या काम किया। भूपेश बघेल ने उनकी चुनौती स्वीकार कर ली, कहा कि अमित शाह जी जगह, तारीख और समय बताइए, मैं बहस के लिए तैयार हूं। अमित शाह जी भाग गए वहां से, अब वो तैयार नहीं है किसी भी तरीके से बहस के लिए। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की इकाई है, वो कह रही है कि बहस की जरूरत क्या है, तारीख और जगह की क्या जरूरत है। हमने 2 महीने पहले 104 पन्नों का आरोप पत्र भेजा था, आज तक आपका या आपकी पार्टी का उस पर कोई उत्तर नहीं आया। इसके जवाब में जो आईएनसी छत्तीसगढ़ यानी कांग्रेस जो छत्तीसगढ़ है उसने ट्वीट किया कि क्या अमित शाह अपने आप को भगोड़ा मान रहे हैं। पंजरिया में आके गृहमंत्री ने मुख्यमंत्री को बहस की चुनौती दी है। अब मुख्यमंत्री ने चुनौती स्वीकार कर ली है तो 2 टके के बराहे वाले चमन झंझूप्रास कह रहे हैं कि बहस नहीं करनी, आओ भगोड़ो, जनता की लालच में आओ, भाग क्यों रहे हो। तो यानी कि जो आप चुनौती दे रहे थे अमित शाह जी जाकर के भूपेश बघेल को, जब भूपेश बघेल ने कहा कि समय और तय करो, जगह तय करो,
तो आप भाग खड़े हुए, आपके पास अब बहस करने के लिए नहीं है। तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए राजनीति में कि दूसरा अगर सामने वाला लपक ले तो आप फिर कहेंगे नहीं। अब प्रधानमंत्री क्या जाके बहस करेंगे? यानी जो 9.5 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, वो प्रधानमंत्री क्या बहस में शामिल हो सकते हैं किसी दूसरे विपक्ष के नेता के साथ में, और वो भी उस नेता के साथ में जो जमीन से जुड़ा हुआ हो? तो इस तरीके की मुझे लगता है कि लफाजियां जो है अमित शाह जी को नहीं करनी चाहिए। अमित शाह जी गंभीर नेता है उनके ऊपर भी, लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का जो है असर काफी ज्यादा हो गया है। अब वो भी कुछ कुछ उसी तरीके की बातें करने लगे, तो उनको नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री करते हैं इस तरह की बातें, कोई दिक्कत नहीं, चूंकि वो तो मन की बातें अपनी करते रहते हैं। तो अमित शाह जी मन की बात करके नहीं निकल सकते। अमित शाह जी ने अगर चुनौती दी, उनको चुनौती स्वीकार करनी चाहिए थी। तो कुल मिलाकर के राजीव जो परिस्थितियां बन रही हैं और जिस महादेव की बात हो रही थी, वो तो सब चीजें सामने आ चुकी हैं। अब यानी कि अब वो भारतीय जनता पार्टी को कष्ट देने वाले 2 देवता हो गए राजीव जी, एक बजरंगबली और दूसरे महादेव। अब 2 देवताओं से भारतीय जनता पार्टी कैसे निपटेगी, ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है, किसी और को तय नहीं करना है। क्योंकि आपने 2 देवताओं के नाम पे जो है चुनाव लड़ने की कोशिश की, 2 देवताओं को आपने बदनाम करने की कोशिश की। तो भारतीय जनता पार्टी इन देवताओं से कैसे निपटेगी, और ये देवता क्या दंड भारतीय जनता पार्टी को देंगे, ये तो देवता जाने, भारतीय जनता पार्टी जाने। लेकिन जनता राजीव जी जिस रास्ते पे आ रही हो, जनता से जो सूचनाएं आ रही है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की भी सूचनाएं अच्छी नहीं है। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर है, निश्चित तौर पर राजीव जी बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। और मैं अभी देख रहा हूं कि राजस्थान के कुछ ज्योतिषी हैं, उनका एक समूह है, उसने भी ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले, घोषणा कर दी है राजस्थान के लिए कि कांग्रेस 105 सीटें जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी 85 जीत रही है और अन्य 10 जीत रहे हैं। अब ये जोशी भी इस तरह की बातें करने लग गए। तो भारतीय जनता पार्टी को ना धर्म से कोई कुछ मिलने वाला है, ना जोशियों से कुछ मिलने वाला है, तो मिलेगा किससे? भारतीय जनता पार्टी तय कर जी, किससे मिलेगा, किससे वोट और किससे सीटें और किससे जीत, ये बड़ा सवाल है। और यहीं से शुरुआत होती है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। एक बार फिर से संजय कुमार सिंह साहब आपके पास आना चाहता हूं। आपका वीडियो काफी मैं देख रहा हूं, बहुत देर से आना चाहता हूं आपके पास भी, और हमारे साथी प्रमोद अग्रवाल जी के पास भी। प्रमोद अग्रवाल जी की आवाज डाउन हो जा रही है, मतलब काफी ब्लिंक हो रही है, उनकी आवाज अप एंड डाउन हो रही है, लेकिन आपका वीडियो भी डाउन है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन एक बार फिर से कोशिश करता हूं, लेकिन दिख रहा है कि वीडियो डाउन है फिर भी। कैसे आप देखते हैं जो अभी अमरिंदर उपाध्याय जी कह रहे थे, संजय कुमार सिंह साहब, कि भारतीय जनता पार्टी को यानी बीजेपी को जाति धर्म की बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूब करते आए, ओबीसी की जब बात आई तो वो कह रहे थे कि यहां एक ही जाति है और वो जाति, उस जाति का नाम है गरीब। याद कीजिए, उन्होंने भाषण दिया था कि हिंदुस्तान में एक ही जाति है, उस जाति का नाम है गरीब, और इस पर भी कांग्रेस के लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो पहुंचते हैं छत्तीसगढ़, देखते हैं अरे यहां तो जाति के नाम पे दूसरी लड़ाई चल रही है, तो बोलते हैं कि देखो ये लोग ओबीसी के लिए क्या किए, मैं ओबीसी ही नहीं, मैं साहू हूं। साहू वर्ड इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, और प्रमोद अग्रवाल जी बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि साहू बहुल जो मैदानी भाग है, काफी ज्यादा साहू है वहां पे छत्तीसगढ़ में, तो अब साहू बन गए मोदी जी। तो ये जो बातें हैं, इन बातों से क्या अब मतदाता, प्रधानमंत्री जो हैं, उन मतदाताओं को रिझा पाएंगे? एक बड़ा सवाल है संजय कुमार सिंह साहब। जरा आपसे ये बात समझूं, अगर आपका वीडियो अगर ठीक से आ रहा हो तो जरूर समझना चाहूंगा, और फिर राहुल गांधी की एक बाइट जरूर सुनाना चाहूंगा याद दिलाने के लिए। लेकिन पहले संजय कुमार सिंह साहब। बिल्कुल स्लो है, नहीं आ रहा है जी, कोई बात नहीं संजय जी, कोई बात नहीं। कई बार ऐसा होता है, टेक्निक्स जो है, टेक्निकल चीजें हैं, ना हमारे हाथ में ना आपके हाथ में, क्या करेंगे। लेकिन हम लोग आप नहीं तो किसी और को मौका भी मिल जाएगा। आप सुनिए जरा क्या कुछ चल रहा है। पहले राहुल गांधी को मौका देते हैं, चलिए। राहुल गांधी इस डिबेट में नहीं है, लेकिन उनको मौका देते हैं। सुनते हैं जरा राहुल गांधी को क्या कुछ कह रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, क्या वो भविष्यवाणी अब सही होती हुई दिखाई दे रही है? इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी के पास आएंगे, क्योंकि वो भी छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले सुनते हैं राहुल गांधी को। कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल, कर्नाटक में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ क्या? अब आप देखना, हिमाचल में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है। आप देख लेना वहां पे किसका डाउनफॉल होगा। चारों के चारों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है।
तो ये कांग्रेस पार्टी ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, एक सोच है, और ये हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिल में है। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज हैं, जिन चीजों के बारे में आप बात कर रहे हो, फेयरनेस होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, यही है कांग्रेस पार्टी। और आपने फर्क देख लिया है, देश में आपने फर्क देख लिया है। बीजेपी का राज देख लिया आपने, कांग्रेस पार्टी का राज देखा है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। क्या कॉन्फिडेंस है, इस कॉन्फिडेंस को देखिए कि इन पांचों राज्यों की बात तो कर ही रहे हैं राहुल गांधी, और यह बात आज की नहीं है, अगस्त महीने की बात है जब राहुल गांधी पहुंचे थे लद्दाख, और यह महीना चल रहा है नवंबर का। इस बीच सितंबर बीत गया, अक्टूबर बीत गया, और अब दिवाली सामने है, और यहां राहुल गांधी, और इससे कुछ और पहले जब वो ऑलरेडी घोषणा करते हैं कि कितनी सीटें हम जीतेंगे मध्य प्रदेश में, जरा उसको भी सुन लेते हैं। ये यहां रिकॉल इसलिए कराना चाहता हूं कि ये बातें 3 दिसंबर को और भी गहराई से हम सुनेंगे, समझेंगे और उस पर चर्चा करेंगे, और 2024 में हम जरूर हरा देंगे कह रहे हैं राहुल गांधी। और क्या उसी दिशा में बढ़ती हुई तस्वीर दिखाई दे रही है? इस सवाल के साथ आऊंगा, पहले हमारे तमाम साथियों के पास आऊंगा इन्हीं सवालों के साथ। और क्या यहीं से उस उलटफेर को जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस उलटफेर की तरफ हम बढ़ रहे हैं? पहले एक बाइट और सुनते हैं राहुल गांधी की। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ, और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। सीएम का चेहरा क्या कमलनाथ होंगे मध्य प्रदेश में? भैया 150। एक बात माननी होगी, पहले प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास आता हूं, क्योंकि कुछ मामला धार्मिक। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। ठीक है, इसीलिए जरा आपके पास आता हूं फिर दीपक जी के पास आता हूं मामला यह है कि अभी अमलेंदु उपाध्याय जी कह रहे थे कि ज्योतिषाचार्य लोगों की जो एक ग्रुप है वो कह रहा है कि किसको कितनी सीटें आ रही हैं, और इधर एक ज्योतिषाचार्य इधर भी हैं जिनकी 2 बाइट आपके सामने हम रख चुके हैं। श्री 108 माननीय राहुल गांधी जी महाराज कह सकते हैं क्योंकि वो कह रहे हैं 150 सीटें, वो कह रहे हैं कि हम जीतने जा रहे हैं ये तमाम राज्यों के, और वो कह रहे हैं कि 2024 भी जीत रहे हैं। और इनकी बातों की पुष्टि ज्यादा मजबूती के साथ हो रही है, इसलिए भी हो रही है स्वामी जी, क्योंकि इन्होंने पहले भी जो बातें कही हैं, चाहे वो रफाल का मुद्दा हो, जीएसटी का मुद्दा हो, नोटबंदी का मुद्दा हो, कोरोना काल का मुद्दा हो, और ऐसे तमाम बातें जो रही हैं और कर्नाटक के चुनाव की बात हो, हिमाचल के चुनाव की बात हो, इनकी सारी बातें इस ज्योतिषाचार्य जो महाराज श्री 108 राहुल गांधी जी महाराज जो हैं, इनकी बातें ज्यादा यहां सटीक बैठ रही हैं। तो क्या अब यह माना जाए कि एक नए ज्योतिषाचार्य हमको मिल चुके हैं? देखिए राजीव जी, मुझे ज्योतिषी नहीं आती, मुझे पामिस्ट्री नहीं आती, लेकिन राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सच इसलिए सिद्ध हो रहा है। देखिए, मैनेजमेंट साइंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एनवायरमेंटल चेंजेस और उसके हिसाब से ट्रेंड का चेंज होना। देखिए, जो एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो उसके आधार पे इवेंट्स चेंज होते हैं। क्योंकि राहुल गांधी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एमफिल हैं, ऑक्सफोर्ड के बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों के साथ बैठ के उनकी मंत्रणा होती है, वो बहुपक्षीय संवाद करते हैं, केवल मन की बात नहीं करते हैं। तो कोई भी बुद्धिमान आदमी, देखिए आज के तारीख में आप किसी भी इंटेलेक्चुअल से, जो असली इंटेलेक्चुअल हो, एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली मैं बात नहीं कर रहा, जो सही का इंटेलेक्चुअल हो, वो ज्योतिषी न जानता हो, पामिस्ट्री न जानता हो, केवल उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो चेंजेस हो रहे हैं और जो इंडिकेटर, जिसको हम संकेतक कहते हैं, जो संकेतक मिल रहे हैं, जैसे आप शेयर मार्केट में जानते हैं डाउस थ्योरी होती है, वो कहती है कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। जो मार्केट होता है
जो इंफॉर्मेशन आती है उससे इंपैक्ट होके उसके अंदर रिएक्शन होता है, मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है। देखिए आपके दर्शक और जो श्रोता है, मैं एक राय देता हूं, जब मोदी जी को राय देता हूं, बीजेपी को राय देता हूं, तो कहते हैं स्वामी साहब आप उनको क्यों राय दे रहे हैं, लेकिन चलिए गुस्सा उनकी हो, लेकिन मैं राय दे देता हूं। अगर बीजेपी को 2024 में फाइटिंग चांस पे इलेक्शन लड़ना है तो मेरी उनको राय है मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से हटा दें, किसी नॉन गुजराती को देश का प्रधानमंत्री बना दें, अडानी जी पे जांच बैठा दें और ईडी सीबीआई से व्हाइट पेपर निकलवा दें, जिससे, क्योंकि आज की तारीख में देश की जनता को यह संदेश मिल गया है, ये गुजरात लॉबी देश को लील जाएगी, ये निगल जाएगी। और मुझके गुजरात के लोगों से फोन आए हैं राजीव जी, गुजरात के लोगों से फोन आए हैं, वो ये कह रहे हैं पड़ोस के राज्य राजस्थान में 500 रुपए की गैस दे रहे हैं एलपीजी, छत्तीसगढ़ में मोदी जी कह रहे हैं 500 रुपए की गैस देंगे, और हम गुजरातियों को, बड़े बड़े पूंजीपति गुजरातियों को छोड़ दीजिए, जो आम गुजराती है उसको 1000 का दे रहे हैं। अरे तो आम गुजराती का भी शोषण है, बगल के राज्य में 500 रुपए दे रहे, छत्तीसगढ़ में जाके कह रहे और उत्तर प्रदेश में दे नहीं रहे। तो हम जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हमने क्या पाप किया? हमारे तो प्रदेश वालों ने योगी जी को जिता दिया। हम डबल प्राइस दें और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोग आधे दाम पे गैस पाएं, ये तो हमारे साथ अन्याय है, ये तो हमारे साथ अनर्थ है। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो मैनेजमेंट साइंस के हिसाब से जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट हो रहा है, कोई भी बुद्धिमान आदमी आज के तारीख में ये बता देगा 2023 का विधानसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव, अगर परिस्थिति ऐसी रही और जितना ज्यादा मोदी जी अमित शाह एग्जर्ट करेंगे उतनी ज्यादा बुरी हाल होगी। जी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी क्या कहेंगे? जी देखिए, पहले तो मैं कहूं कि जैसे बुल्ले शाह ने कहा है कि रांझा रांझा कह दी मैं भी रांझा होई, हीर कहती है कि रांझा रांझा का नाम लेके मैं खुद भी रांझा हो गई हूं, अब कोई मुझे जो है वो हीर के नाम से न जाने। वैसे ही आप भी बीजेपी की बात करते करते वहां पे धार्मिक आप ध्रुवीकरण करने लगे। आपने स्वामी जी को अलग धार्मिक कह दिया, हम लोगों को सबको लगता है अधार्मिक करके अलग अलग तरफ बैठा दिया है। तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन ठीक है, आपका अधिकार है। तो थोड़ा गंभीर बात पे आ जाऊं कि देखिए 24 अक्टूबर को मोहन भागवत ने कहा था अमित शाह के लिए, और कहा था कि तमाम मंत्रियों को तत्काल जाके मणिपुर में जाके बैठना चाहिए और वहां पर जाके स्थिति संभालनी चाहिए। 24 अक्टूबर से अभी तक का हाल हो गया है, वहां तक कोई भी नहीं फटका है, केंद्रीय मंत्री में से कोई नहीं गया, खुद अमित शाह नहीं गए हैं। तो आप ये जान लीजिए कि न तो मणिपुर जा पा रहे हैं और न ही मिजोरम जा पा रहे हैं। जिस तरीके से हम कांग्रेस के उत्साह के दृष्टिकोण से हम इस तमाम चुनावी चीजों का जो समीक्षा कर रहे हैं, वैसे हमें ये भी देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या पूरी की पूरी सरकार किस प्रकार से घबराई हुई है कि वो मणिपुर मतलब मोहन भागवत के आदेशों का अभी तक पालन नहीं हुआ है। ये मैं लोगों के ध्यान में लाना चाहता हूं। उस बात को भी होके कम से कम 15 दिन हो गए, वरना कायदे से तो मोहन भागवत जी के आदेश के बाद दूसरे तीसरे दिन ही मंत्रिमंडल को जाकर वहां पर बैठ जाना चाहिए था। अब इसका असर क्या होगा? इसका असर फिलहाल मिजोरम पे तो दिख ही रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस वहां मजबूत हो रही है। इसका व्यापक असर जो होगा वो इस तरीके से होगा कि नॉर्थ ईस्ट में जो थोड़ा बहुत जो घुसने की कोशिश कर रही थी, असम में तो ठीक है उनकी स्थिति अच्छी है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के पूर्वोत्तर राज्यों के जो दरवाजे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए धीरे धीरे इसलिए बंद हो जाएंगे क्योंकि वहां पर अब लोगों को पता चल गया कि हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता है और हमारी जो तमाम जो क्षेत्रीय पहचान है वो भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी नष्ट कर देगी। दूसरा असर तेलंगाना की हम जो बात कर रहे हैं, तेलंगाना में भी कांग्रेस जिस हिसाब से आगे बढ़ी है और तेलंगाना में अगर बड़ा उलटफेर हो गया और जिसके पूरे चांसेस है, मतलब कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर कांग्रेस वहां पर जो है वो सरकार बना ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप देखिए कि दक्षिण भारत पूरा का पूरा बंद हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक कर्नाटक में उसकी ताकत बची रहेगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपेक्षाकृत वहां भी कमजोर होगी। अब आप आइए कि छत्तीसगढ़ का अभी छत्तीसगढ़ का जो हाल हम लोगों ने इसके ऊपर काफी चर्चा कर ली। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं जो देख रहा हूं वो वरुण गांधी और राहुल गांधी की मुलाकात को लेकर। वरुण गांधी तो पहले से बेचैन है उस पार्टी में, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि एक बार वो कह भी चुके हैं न तो मैं नेहरू के खिलाफ हूं और न तो मैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हूं। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने तंज कसा था अपनी ही पार्टी पर। उन्होंने ये कहा था कि अगर यही स्थिति रही
जिस तरीके से लोग भाग रहे हैं पैसे ले लेके, यही स्थिति रही तो आने वाले समय में ऐसे भी नारे लगाए जाएंगे लोगों के द्वारा कि हमारे देश का नेता कैसा हो जिसके पास पैसा हो। बहुत सारे मुद्दे हैं पिछले 5-7 सालों से, यहां तक कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि शायद इस समय जो है वो या तो टीएमसी से मां और बेटा दोनों चुनाव लड़ सकते हैं, या समाजवादी पार्टी उनके लिए पीलीभीत और बरेली की सीटें जो है वो छोड़ सकती है, खाली कर सकती है। तो जिस तरीके से 1977 के पहले आप देखिए कि 3 बड़े टुकड़े हुए थे कांग्रेस के, उसमें सबसे पहले तो युवा तुर्क निकल गए थे, चंद्रशेखर, मोहन धारिया, कृष्णकांत आदि। दूसरे में जगजीवन राम निकले थे, और सबसे बड़ा जो ब्लो लगा था उस समय कांग्रेस पार्टी को, इंदिरा गांधी को, जिसके कारण जो है 1977 का चुनाव जो हारी थी इंदिरा गांधी, वो था उनके अपने परिवार के सदस्य विजया लक्ष्मी पंडित भी उन्हें छोड़ गई थी और जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके परिवार में भी एक इस तरीके से बहुत बड़ा, या ठीक उल्टे तरीके से हो रहा है। वरुण गांधी जो है मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेंगे, और छोड़ेंगे नहीं तो न्यूट्रलाइज होंगे, और इसका असर जो है 2024 में बहुत ज्यादा होगा। तो केवल इसी 5 चुनाव के ही जो नतीजे हैं केवल वही प्रभावित नहीं करेंगे, बहुत सारे साइड फैक्टर्स हैं वो भी इस तरीके से आ रहे हैं सामने कि ऐसा लगता है कि उनको उन फैक्टर्स को भी बल मिलेगा इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के हारने के बाद। और मुझे लगता है कि 3 दिसंबर के बाद एक बिल्कुल नई तस्वीर उभर कर आएगी भारतीय लोकतंत्र की, भारतीय राजनीति की, जो 2024 में बिल्कुल बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। राजीव जी 2024 में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है, लेकिन अभी क्या इन 5 राज्यों के चुनाव में कोई बदलाव है? छत्तीसगढ़ से लेकर तमाम राज्यों की हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं संजय कुमार सिंह साहब, और इधर जुड़े हुए हैं प्रमोद अग्रवाल साहब। प्रमोद अग्रवाल जी के पास पहले एक बार फिर से आने की कोशिश करता हूं। अग्रवाल साहब, चाहता हूं कि आप अपनी बात रखें, और मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की जो रियल पिक्चर है वो सामने रखें, और पहले फेज के बाद, क्योंकि 19 सीटें आज की तारीख में कांग्रेस के पास हैं 2018 के हिसाब से, लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस यहां इन 19 सीटों को बरकरार रख पाएगी, इन 20 सीटों में से जहां आज मतदान हुआ है? मेरी आवाज अब आ रही है आपको? जी अभी आ रही है जी। मुझे लगता है छत्तीसगढ़, मैंने पहले कहा कि छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिसने किसान को राजनीति की मुख्य धारा में लाया है वापस। इस देश में 2014 के बाद 2 मामले हैं। पहला किसान आंदोलन, जिसने यह बताया कि देश में किसान सर्वोपरि है, और दूसरा भूपेश बघेल, जिन्होंने यह बताया कि किसान की फसल भी बहुत सर्वोपरि है। किसान को अगर आप फसल का दाम नहीं देंगे, किसान का कर्जा माफ नहीं करेंगे, तो आपका देश 80 करोड़ को खिलाने के बजाय 140 करोड़ को खिलाने लगेगा मुफ्त। आप ये ध्यान रखिए कि मैंने अपना जो सर्वे, अपने पहले सर्वे दिखाया था, उस दिन भी कहा था कि मैं बस्तर के मामले में सहमत नहीं हूं सर्वे से। मुझे लगता है कि बस्तर हमारा जो है वो हमेशा विकास रहा है, राजनीति को अच्छे से समझता है, और मैं ये मानता हूं कि बस्तर को इन 5 साल में जो मिला है वो छत्तीसगढ़ बनने के पहले कभी नहीं मिला। इसलिए मेरा अभी भी मानना है कि बस्तर की 12 सीटों में से कम 10 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। और रही बात प्लेन्स की, तो घोषणा पत्र जो कांग्रेस ने जारी किया है उसके बाद आपने जैसे कहा कि बल्ले बल्ले से भी कहीं ज्यादा है, ऐसा लगता है मुझे। पिछले बार बिलासपुर संभाग में बहुत सारी सीटें कांग्रेस हार गई, मुझे लगता है कि इस बार वहां पर भी कांग्रेस ज्यादा बेहतर ढंग से परफॉर्म करेगी और ज्यादा सीटें जीत जाएगी। आज मैं एक छोटी सी घटना बताता हूं आपको, एक अपने साथ घटी हुई। मैं राशन दुकान पर गया हुआ था अपने घर का राशन लेने के लिए। वहां मैंने एक आदमी ने अपने राशन दुकान से कहा कि भाई साहब गेहूं 35 रुपए कैसे हो गए, मैं तो 29 से ले जाना शुरू किया था 3 महीने पहले। उसने कहा कि भाई साहब अगर मूल्य बढ़ेंगे 3200 रुपए 3300 रुपए में चावल धान बिकेगा तो गेहूं का कीमत तो बढ़ेगा ही। तो उसने कहा कि लगता है मोदी जी ने इसीलिए बढ़ाया है 5 साल तक कि 79 करोड़ में हम भी शामिल हो जाएं, जिनको 5 किलो राशन मिले और वो वोट दे दे। मतलब जनता ये जान रही है कि आप हमको नीचे की तरफ धकेल रहे हैं, हमको नीचे की तरफ भेजना चाहते हैं, 80 करोड़ में शामिल करना चाहते हैं, जिनको मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जाए, उनका वोट ले लिया जाए। और रही बात महादेव ऐप की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ महादेव ऐप से महाकाल लोग को अपने ढकने की कोशिश की है।
महाकाल ऐप के जरिए आप महाकाल में जो आपने किया है उज्जैन में, मध्य प्रदेश में जो आपने घोटाले किए हैं, उसको महादेव ऐप के जरिए आप ढकने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसी तरह बुमरेंग करेगा जैसा पिछले चुनाव 18 में किया था, जब आपने भूपेश बघेल और उनके साथी विनोद वर्मा को अंदर कर दिया, उनके पूरे परिवार थाने में बुलाकर जमीन पर बैठा दिया था और यह बताने की कोशिश करी थी राज्य को कि सारा ये जितने भी कांड हो रहे हैं। प्रमोद जी, ये प्रियंका गांधी जी क्या कर रही हैं जरा बताइए, चूंकि आप छत्तीसगढ़ में हैं, नहीं तो मैं बताऊंगा। ये धान है, आप प्रियंका गांधी जो बना रही हैं, इसका क्या उपयोग होता है जरा बता दीजिए, दिवाली का वक्त भी है। ये चिड़िया चुगनी कहते हैं हम इसको छत्तीसगढ़ में। जब नई फसल आती है तो छत्तीसगढ़ बहुत धार्मिक प्रदेश है, धर्म को अच्छे से मानता है और किसान इस तरह की चिड़िया चुगनी बनाकर अपने घर के दरवाजे पर टांगता है और पहला अनाज का दाना चिड़िया को समर्पित करता है कि ये उसके लिए है और यह इसके जरिए संपन्नता और सुख शांति की कामना करता है कि सृष्टि का जो वसुधैव कुटुंबकम है वो इससे जाहिर करता है छत्तीसगढ़ कि हम किस तरह की वसुधा में रहते हैं और वसुधैव कुटुंबकम कैसे सार्थक होता है। उस तरह से नहीं होता जिस तरह से बीजेपी करना चाहती है जी। दूसरी बात मैं एक बात और कहना चाहता हूं, नजदीक की बात है। मैंने कहा था कि रमन सिंह पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं किसी ओबीसी कैंडिडेट के खिलाफ, उनका चुनाव फंसा हुआ, निश्चित रूप से फंसा हुआ। खबर यह भी आई है मुझे कि रमन सिंह जी अब बीमार पड़ गए हैं। वो इसलिए ऐसा लग रहा है कि वो राज्य में कहीं जाना नहीं चाहते चुनाव प्रचार में, क्योंकि उनका चुनाव समाप्त हो गया है और उनको मालूम है कि परिणाम क्या आने वाला है और वो हार की जिम्मेदारी उनके चाहते नहीं है, इसलिए शायद वो बीमार पड़ने का ढोंग कर रहे हैं कि अब उनको कहीं और राज्य ना पड़े। जी बिल्कुल। अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं घरानों के मिलन की। तो जो हुआ है केदारनाथ में वो बहुत संभव था, पहले भी संभव था, अब तो निश्चित है, लेकिन ये वो ऊर्जा है जो एक साथ जब मिल जाएगी तो एक ऐसी ज्वाला बनेगी जो 1977 को दोहराएगी। इमरजेंसी के अहंकार के बाद जो हाल कांग्रेस का हुआ था वही हाल भारतीय जनता पार्टी का भी इस अहंकार का भी होने जा रहा है। आप ये बात लिख कर रख सकते हैं, आने वाले कल में शायद जब हम समीक्षा करेंगे कभी तो आप इस बात को देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के भी कई टुकड़े होंगे, कई बड़े नेता उस पार्टी को छोड़ देंगे और जो हाल 77 में हुआ था कि दुनिया में एक प्रधानमंत्री अपनी सीट पर चुनाव हार गया था, शायद वही हाल 2024 में भी होगा, वही इतिहास आ जाएगा। जी बिल्कुल, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ कहते हैं, इतिहास खुद को दोहराता है। क्या इतिहास दोहराने की तरफ है? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब दे रहे थे हमारे साथी प्रमोद अग्रवाल जी, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय कुमार सिंह साहब भी जुड़े हुए हैं, प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, अखिल स्वामी जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं, अमलिंदु उपाध्याय जी और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं। आना चाहता हूं संजय कुमार सिंह साहब आपके पास। अभी देख रहा हूं आपका वीडियो ना अटक रहा है, ना भटक रहा है, ना लटक रहा है, आप बिल्कुल सही दिशा में दिखाई दे रहे हैं। जरा आपके पास जल्दी से आना चाहता हूं, कैसे इस पूरी बातों की समीक्षा आप करेंगे जहां पर प्रियंका गांधी को भी आप देख रहे थे, पहली फसल उसको चिड़िया चुगनी एक घोंसले की तरह बनाकर दरवाजे के सामने रखते हैं और प्रियंका गांधी शायद हेलीकॉप्टर में बैठी हुई हैं और उसको बना रही हैं दूसरी तरफ। और ये छत्तीसगढ़ है और ऐसी तस्वीर बिहार में भी आप देखे होंगे, ऐसी तस्वीर और भी दूसरी जगह, खेती किसानी का पूरा देश रहा है, हर जगह हमको ऐसी तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं। लेकिन पूरा फोकस किसानों पे, पूरा फोकस जो है वो यहाँ के गरीबों पे, वंचितों पे। ये कांग्रेस एक मुद्दे के साथ आगे बढ़ रही है और मुद्दा विहीन बीजेपी। आपको भी लगता है क्या कि ऐसा ही है? बिल्कुल, मैंने बीजेपी 10 साल में उघार हो गया, हम लोग क्या कहा था, उघार हो गया। तो जो आप ओढ़ करके चादर सोए हुए थे वो चादर किसी काम गया या हट गया, तो वो हाल हो गया है बीजेपी का और सब कुछ दिख रहा है साफ साफ। जैसे देखिए, मैंने एक तो ये कि मैंने टीम नहीं है, लोग नहीं है, जो है वो उनके काम करने का तरीका ठीक या सही नहीं है। जैसे अगर इलेक्शन लड़ना है, वोट लेना है तो सबको देखना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि आप
एक कंस्टिट्यूएंसी देखेंगे, 2 कंस्टिट्यूएंसी, पूरे देश में देश की पार्टी है तो दक्षिण भारत से गायब हो चुकी, पूर्वोत्तर आप देख नहीं रहे हैं, तो आप सिर्फ हिंदी पट्टी में चुनाव लड़ करके अपने आप को रिड्यूस हो गया, ये दिखाई दे रहा है कि घटते घटते अब सिर्फ हिंदी पट्टी में आ गए हैं। तो एक तो ये है। दूसरा कि काम क्या किया कि आपने दुनिया भर की कंपनी को कहा कि मेक इन इंडिया, आओ इंडिया में प्लांट लगाओ, और जब उसने प्लांट लगा लिया, काम करने लगे, गाड़ी बनाने लगे, तो कह रहे हैं कि वोकल फॉर लोकल। तो दुनिया भर के कार मैन्युफैक्चरर्स को आप बुला लेंगे और उसके बाद कहेंगे कि नहीं टाटा की गाड़ी ठीक है उसी पर चलो, तो क्या होगा? तो आप दोनों चीजें गड़बड़ कर रहे हैं और ये इंटरनेशनल लेवल पे तो बहुत सीरियसली देखा जाएगा ना। तो इस तरह का काम किया गया है। दूसरा, अभी एक वायरल वीडियो है जिसमें एक मंत्री लेन देन और पहुंचाने की बात कर रहे हैं, उस कुरियर, कैश कुरियर की भी बात है। तो वो नेताजी वो है जो 2014 से लगातार मंत्री हैं और कितने लोग आए गए मंत्रिमंडल में वो हम लोग देख रहे हैं। तो जो करोड़ों की लेन देन कर रहा है, कहां पहुंचा रहा है, कैसे, वो बातचीत से क्लियर हो जाएगा। तो पूरा मामला ही पैसे पर निर्भर है, ये इस बातचीत से लगा और बहुत क्लियर है कि पैसे कहीं से आ रहे हैं, जा रहे हैं, करोड़ों में हो रहा है, कैश कुरियर है, वगैरह वगैरह। तो जो मोदी जी कह रहे थे कि हम ईमानदार सरकार देंगे, भ्रष्टाचार दूर कर देंगे, ना खाओ ना खाने देंगे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो सब इस वीडियो में दिखाई दे रहा है और 10 साल बाद दिखाई दे रहा है। और ये क्लियर है कि जो जिस नेताजी के बेटे हैं वो लगातार 10 साल से मंत्री हैं। तो समझ में आ रहा है कि कौन मंत्री है और किन लोगों को हटा दिया गया। तो ये सारी चीजें अब अगर हम देखें तो बीजेपी बहुत बैड लाइट में दिखाई देती है। जैसे ये अपना महादेव ऐप वाला मामला है, कोई भी आदमी जो पैसा रिश्वत देता है वो भी उतना ही दोषी होता है और रिश्वत देने के लिए भी लोग गिरफ्तार होते रहे या देने की कोशिश में भी लोग गिरफ्तार होते रहे। यहां कैसे कोई आदमी इतनी हिम्मत करता है कि वो कहता है कि मैंने पैसे दिए हैं? जाहिर है उससे कहा गया होगा और ये डिजाइन है। मैंने पी चिदंबरम के समय भी एक आदमी ने आरोप लगाया, वो महिला थी, उनने आरोप लगाया, पी चिदंबरम अरेस्ट में रहे। संजय सिंह के केस में वही है, महुआ मोइत्रा के केस में यही है और भूपेश बघेल के केस में वही है। तो एक सरकार एक ही ढंग से काम कर रही है। मतलब अगर किसी को फंसाना ही है तो आपके पास यही एक तरीका है जो बिल्कुल ब्लैटेंट है। पी चिदंबरम के समय समझ में नहीं आया होगा लोगों को, या तब लोगों ने कहा होगा कि चलो पहला है, हो सकता है सच हो, लेकिन जब आप बार बार करेंगे तो किसको यकीन होगा? अब कौन मानेगा कि दुबई से पैसे आए होंगे और कुरियर से पैसा आ गया और आप कह रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा? तो दोनों कैसे साथ साथ चल सकता है? तो जो आप कह रहे हैं वो हो नहीं रहा है, ये दिखाई दे रहा है बुरी तरह से और ये सब जगह है। मतलब आप अपने आप रिड्यूस हो गए जिस तरह से जब 2014 में जो बात करते थे और जिस तरह से आप कांग्रेस मुक्त होने की बात करते थे और अब आप चुनाव प्रचार करने नहीं जा रहे मणिपुर, तो आपने मणिपुर को एक तरह से छोड़ दिया है। तो अगर इस तरह से बीजेपी अगर जीत भी जाए, मतलब अगर मान लीजिए कि हिंदी पट्टी में जो उसका टारगेट है जहां वो कोशिश कर रहे हैं या उम्मीद कर रहे हैं, मतलब मुझे नहीं लगता जीतेगी, वो अलग चीज है, लेकिन अगर जीत भी जाए तो ये तो साफ है ना कि बाकी भारत में वो नहीं है। तो अगर बाकी भारत में नहीं है तो जो उसका क्षेत्रीय अस्मिता वाला मामला, वो झारखंड लीजिए, जब झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी तो उसने किसी लोकल को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया और जिसको बनाया उन पर भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगे कि उनको बीजेपी एक बागी ने चुनाव हरा दिया। और जब वो चुनाव हार गए तो बीजेपी के बागी तो अभी बागी ही है, उनके तो बीजेपी ने कुछ नहीं किया उनके लिए। और जिनको चुनाव बीजेपी के चीफ मिनिस्टर रहे थे, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है और तमाम आरोप है, उनको गवर्नर बना दिया गया। तो बीजेपी कैसे काम कर रही है, और मतलब सिर्फ गवर्नर इन्हीं को नहीं बनाया गया और भी, मतलब जैसे किरण बेदी को बना दिया गया था। तो बीजेपी के जो लोग हैं उनको तो आप कुछ दे नहीं रहे, और जिसको दे रहे हैं उनके बारे में सत्यपाल मलिक ने कहा कि जो इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल होने लायक नहीं उसको वीसी बना दिया गया। तो बीजेपी क्या है, वो 10 साल में इतना ज्यादा हो गया है, इतना ज्यादा है कि अगर जनता को एक भी पता चलेगा तो लगेगा कि कैसी सरकार है या कैसी पार्टी है। इसलिए उसका डाउनग्रेड होना तय है और वही होगा। और अब उसके लिए मुझे लगता है कि संभलना भी मुश्किल होगा। देखते हैं राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें और आने वाले समय में क्या कुछ उलटफेर हो सकता है उस पर हम चर्चा कर रहे थे। राहुल गांधी और वरुण गांधी की मुलाकात होती है। इस मुलाकात की पुष्टि केदारनाथ धाम के जो
मुख्य पुजारी हैं, उनके घर पर ये मुलाकात होती है। ये सब इन बातों की पुष्टि हो चुकी है, क्योंकि इसी ट्रस्ट के जो मुख्य ट्रस्टी हैं उन्होंने इस बात को बताया है। और राहुल गांधी वरुण गांधी की मुलाकात से बाहर क्या कुछ निकल के आती है या बात सिर्फ वहीं तक सीमित रहती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, टिकी रहेंगी भी, क्योंकि 2024 के चुनाव में वरुण गांधी किस पार्टी से मैदान में उतरेंगे ये भी अभी सवालों के घेरे में है। लेकिन उससे पहले 2024 के चुनाव से पहले इस साल यानी 2023 का आखिरी चुनाव हम लोग देख रहे हैं। दिसंबर की 3 तारीख को हम लोग देखेंगे कि रिजल्ट हमारे सामने होगा। आज तो आगाज हुआ है मतदान का, और मतदान में बाजी मारते हुए दोनों राज्य दिखाई दे रहे हैं। मिजोरम में लगभग 78% और ये 5 बजे तक के आंकड़े हैं। आंकड़े बहुत धीरे धीरे आते हैं चुनाव आयोग के जरिए, तो वो आंकड़े बढ़ेंगे तो आपको हम बताएंगे। और छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर 72% 72% मतदान की बात अभी तक आई है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं बहुत सारे नेता, जिसमें एक वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की किस्मत भी दांव पे है, और क्या वो फंस चुके हैं इस चुनाव में, ये एक बड़ा सवाल इसलिए यहां पर क्योंकि प्रमोद अग्रवाल जी कह रहे थे कि रमन सिंह की तबीयत खराब है, उन्होंने कहा है, बताया है, और आगामी चुनावों की जो यानी 2023 के जो 17 नवंबर को जो चुनाव होना है, उस चुनाव के प्रचार के लिए शायद वो न जाएं। तो क्या कारण है कि नहीं जाएंगे, खैर देखा जाएगा, वक्त बताएगा। इसके साथ साथ प्रियंका गांधी को अभी आपने देखा कि नई फसल, धान की फसल, और उसके लिए वो चिड़िया चुगनी जो है यानी चिड़ियों के लिए जो पहला आहार है वो बना रही हैं। तो ये जो पहला आहार अब ये फिर से नई सरकार के लिए बना रही हैं, ये भी देखना होगा। प्रशांत टंडन जी कुछ जोड़ना चाहते हैं शायद। मैं वही छत्तीसगढ़ अस्मिता की बात कर रहा था। ये तस्वीर बड़ा एक संदेश भेजती है। और कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में, राजीव जी आप जानते होंगे, बांस के ऊपर चलने की एक कला है, और वो पुराने जमाने में एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए भी इस्तेमाल होती थी, जिसको गेड़ी बोलते हैं, गेड़ी। तो भूपेश बघेल गेड़ी पे चलना जानते हैं, और उन्होंने गेड़ी पे चल कर दिखाया भी। और अब प्रियंका गांधी का ये चिड़िया चुगनी बनाना, मैं इसी की बात कर रहा था कि ये जो क्षेत्रीय पहचान है, क्षेत्रीय जो सांस्कृतिक पहचान है राज्यों की, और खासकर आदिवासी क्षेत्रों की, इसको मुख्य धारा में लाना और उसमें एक पॉलिटिकल नैरेटिव खड़ा करना, और ये कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है कि जिसको कहा जाता है कि भारत विविधताओं का देश है। हिंदू मुसलमान के झगड़े उठाकर लाकर राजनीति करने से तो 1 लाख गुना अच्छा है कि इस तरीके की क्षेत्रीय जो विषम वो खूबसूरती है अलग अलग राज्यों की, उनको आगे बढ़ाया जाए। तो ये संदेश जो है ना, ये बड़ा मतलब छत्तीसगढ़ के लोगों को ये संदेश जाएगा कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी बना रही है, या भूपेश बघेल तो तमाम ऐसी चीजें करते रहते हैं, और वो गेड़ी पे चलना भी जानते हैं, ये भी एक कमाल की बात है। राजीव जी। जी बिल्कुल। तो छत्तीसगढ़ की जो सामाजिक परिपाटी है, और जिस प्रकार से जिन चीज़ों से छत्तीसगढ़ की पहचान है, उस पहचान को बरकरार रखने की कोशिश वहाँ की कांग्रेस सरकार करती आ रही है। पिछले 5 सालों में आपने देखा कि वो तमाम त्यौहार, तीज त्यौहार जो है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बंगले से ही इसकी शुरुआत होती है, और इसके बारे में बहुत सारी खबरें आप लोग पढ़ भी चुके होंगे। क्या छत्तीसगढ़ी अस्मिता को बढ़ाने की बात जो हमेशा करते रहे हैं भूपेश बघेल, उनके कई सारे पॉजिटिव जो एस्पेक्ट्स हैं उसमें से एक वो भी है। और अगर ऐसा है तो जैसा कह रहे हैं कि अब की बार 75 के पार हो सकता है कि वो पूरा हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा हम 3 तारीख को आपके सामने रखेंगे ही। उससे पहले 17 तारीख को 70 सीटों पे छत्तीसगढ़ में, 230 सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव है। और जो भी हमारे साथी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से इस प्रोग्राम को आज अभी इस वक्त देख रहे हैं, वो अपने अपने एरिया में उस दिन यानी 17 तारीख को मतदान के लिए जरूर जाएं। उसके बाद फिर राजस्थान की बारी, एक चरण में राजस्थान में भी बहुत गहमा गहमी है। और 30 नवंबर को
विस्फोट होने जा रहा है, ये तय मानिए। विस्फोट ये कि जनता अभी जिस प्रकार कांग्रेस की सभाओं में दिखाई देती है, अगर वो बाहर निकल के आ जाए उस हिसाब से, तो फिर तो 119 में से कितनी सीटें आएंगी कांग्रेस पार्टी को, आप समझ सकते हैं। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।